नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी देश के सियासी परिदृश्य में एक बार फिर छा गए हैं और एक बार फिर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक राहुल का शोर है। चुनावों के पहले राहुल के नाम का ये शोर और राहुल गांधी के कारण विपक्ष में छाया जोश विपक्ष के लिए अच्छी खबर है, लेकिन बीजेपी के लिए ऐसी खबर काफ़ी तकलीफ देने वाली है, क्योंकि मोदी जी ने अभी से चुनावी राज्यों में मेहनत करनी शुरू कर दी है। आज और कल मोदी जी छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 5 जगहों पर अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी से ज़्यादा चर्चा राहुल गांधी बटोर रहे हैं। इसकी वजह है राहुल गांधी पर गुजरात हाई कोर्ट का फैसला, जिसका इंतजार 2 महीनों से हो रहा था। आप जानते हैं कि 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार की एक रैली में सवाल किया था कि सभी चोरों का नाम या सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को। कोलार में उन्होंने जो भाषण दिया था और उस भाषण की चर्चा आज भी अभी भी हम कर रहे हैं। 2 महीना पहले भी कर रहे थे, 4 महीना पहले भी कर रहे थे। खासकर 23 मार्च 2023 से हम लोग राहुल गांधी के उस भाषण की चर्चा खूब कर रहे हैं। लोग खोज के निकाल रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने कोलार में ऐसा कह क्या दिया कि उन्हें 2 साल की मैक्सिमम सजा हो गई। सुनिए जरा। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो मोदी सरनेम पर राहुल गांधी की टिप्पणी जो है वो कई मोदियों को नागवार गुजरी, और उसमें से एक मोदी पूर्णेश मोदी हैं जो गुजरात बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करा दिया था, जिस पर 23 मार्च 2023 को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यानी CJM ने उनकी एक अदालत ने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई। दरअसल आपराधिक मानहानि के मामलों में दोस्तों अधिकतम 2 साल की सजा ही हो सकती है और यह सजा उन्हें दे दी गई। इसके बाद केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद रहे राहुल गांधी की संसद सदस्यता छिन गई, उनका सरकारी बंगला भी ले लिया गया और इसके बाद 3 अप्रैल को राहुल ने सूरत सत्र न्यायालय का रुख किया और अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की, जिसे 20 अप्रैल को खारिज कर दिया गया। निचली अदालत के फैसले जो थे उस पर रोक की मांग को लेकर के राहुल गांधी ने 29 अप्रैल को गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया, जिस पर 29 और 2 मई को सुनवाई हुई और अब 2 महीने बाद आज 7 तारीख को, 7 जुलाई को, यानी कि ठीक 66 दिनों बाद ये फैसला आया है और मामला जो है वो खारिज हो गया है। जस्टिस हेमंत प्रच्छक की सिंगल जज बेंच ने कहा है कि निचली अदालत का फैसला सही है। उन्होंने अपने फैसले में कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। आप देख रहे हैं, ये हैं जज साहब जिन्होंने फैसला सुनाते हुए क्या कुछ कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। राजनीति में शुचिता की जरूरत है, यहां तक कि इस केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ केस दर्ज हुए हैं। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद वीर सावरकर के पोते द्वारा पुणे कोर्ट में गांधी के खिलाफ मामला दायर किया गया है। दोष सिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा, सजा सही है, सजा सही और उचित है। निचली अदालत के फैसले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, लिहाजा याचिका खारिज की जाती है। यह कहना है गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला है वो, और वहां के जज जस्टिस हेमंत प्रच्छक साहब का। अब हाई कोर्ट के बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लग जाती है तो उनकी संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता खुल सकता है, लेकिन आगे क्या होता है ये वक्त बताएगा।
मगर अभी पूरा माहौल राहुल के पक्ष में झुकता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस ने इस पर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यह मामला सिर्फ राहुल गांधी या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, क्योंकि यह स्वतंत्र बोलचाल और अभिव्यक्ति की बात है। इस सरकार का उद्देश्य है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर नियंत्रण किया जाए, इसीलिए मानहानि के कानून का दुरुपयोग किया गया है। राहुल सत्य की राह के निडर यात्री हैं और वो बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे। इस तरह के पर्दाफाश से मोदी सरकार बौखलाई रहती है। जरा सुनिए, अभिषेक मनु सिंह भी तमाम कानूनी पहलुओं को भी यहाँ बता रहे थे मीडिया के सामने, आज जब 3:30 बजे दिन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसके अलावा राहुल गांधी के कारण क्यों और राहुल पर्दाफाश करते रहेंगे और मोदी सरकार अभी ऐसे ही बौखलाई रहेगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं उनकी जुबानी। कि कितना भी आप प्रहार करें, इंटिमिडेशन हैरेसमेंट करें, कितना भी आप जेल से डराएं, मैं नहीं समझता कि श्री राहुल गांधी इस प्रकार की चीज़ों से किसी रूप से कभी भी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है, कभी डरे हैं। वो एक सत्य के राह के निडर यात्री हैं और वो बीजेपी का झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे, बार बार करेंगे। मैं ये भी समझता हूँ कि ये इस प्रकार का झूठ का जो पर्दाफाश किया जाता है, उससे ये सरकार बौखलाई रहती है, घबराहट में रहती है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा हो, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, आज की जो आर्थिक दुर्दशा है उसका मुद्दा हो, और इसीलिए उसको भुलाने, छुपाने, डाइग्रेस करने के प्रयत्न आप बार बार देखते हैं। हमें विश्वास है अंत में कि न्यायपालिका सत्य का ही साथ देगी। अहंकारी सत्ता को अंत में एक कड़ा जवाब मिलेगा हमारे अंतिम निर्णय से, जिसकी तरफ हम अग्रसर होंगे अब उच्चतम न्यायालय में। तो कांग्रेस को न्यायपालिका से उम्मीद है और न्यायपालिका का रुख अगर करेंगे तो सर्वोच्च अदालत की तरफ जाना होगा कांग्रेस को। अब राहुल गांधी की बहन इधर प्रियंका गांधी ने तो बाकायदा रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के साथ ट्वीट कर कहा है कि समर शेष है, जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो, पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे, समर शेष है, चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। श्री राहुल गांधी जी इस अहंकारी सत्ता के सामने सत्य और जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्य की जीत होगी, जनता की आवाज जीतेगी। ये है प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो ट्वीट किया है, वो आपके सामने हम रख रहे हैं। तो दोस्तों, आज राहुल गांधी पर आए इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने जगह जगह प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं के अलावा शिवसेना से संजय राउत, जदयू से ललन सिंह और ऐसे तमाम नेताओं ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर निराशा जताई है। जिस तरह से तमाम विपक्षी दल राहुल गांधी के साथ खड़े दिख रहे हैं, उससे 2024 की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। इस तस्वीर में राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बना हुआ दिख रहा है और उधर मोदी जी बीजेपी के पक्ष में अभी से माहौल बनाने में जुट गए हैं, लेकिन अपने शाब्दिक जाल में वो खुद उलझ रहे हैं। ये साफ मानिए, आप तय मानिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो आप पिछले रिकॉर्ड और आप अभी के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे और वहां उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। तो कांग्रेस ने उन्हें पीडीएस घोटाले की याद दिलाकर पूछा कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। हाल ही में एनसीपी तोड़कर अजीत पवार को सरकार में शामिल करने पर भी सवाल उठे। मोदी जी आज गोरखपुर भी गए और वहां गीता प्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन मोदी जी से सवाल हो रहे हैं कि उनके पास मणिपुर जाने का वक्त क्यों नहीं है और कब वो मणिपुर जाएंगे, और न भी जाएं तो कम से कम मणिपुर का म तो कह दें। कल पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य तेलंगाना जाएंगे, जहां अब तक मुकाबले में केवल बीआरएस थी, लेकिन राहुल गांधी की खम्मम रैली से माहौल वहां भी बदल चुका है। पीएम के दौरे से एक दिन पहले यहां पर यानी कि तेलंगाना में बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई और बीजेपी के दो नेता रेवुरी प्रकाश रेड्डी और राणा प्रताप के समर्थकों ने पार्टी के कार्यालय में एक दूसरे पर हमला किया। यह सब देखकर दोस्तों लगता है कि कांग्रेस को मुसीबत में डालने की कोशिश कर रही बीजेपी पर ही अब छप्पर फाड़ कर मुश्किलें या मुसीबतें बरस रही हैं।
मोदी जी पहले कई बार मौसम की वजह से अपने कार्यक्रम को रद्द कर चुके हैं, आप सुने होंगे। और इस बार मुश्किलों के मौसम और राहुल गांधी के तूफान के आगे भी क्या हार मान जाएंगे मोदी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी पर आए फैसले से बदल रही है 2024 की तस्वीर? आइए तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी को जब सजा हुई थी और उसके बाद प्रक्रिया चल रही थी उनको निकालने की, कहां से? संसद से और घर से, तब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी थी। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, उस तस्वीर को, उस वीडियो को आपके सामने लाना चाहता हूं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले सुनिए जरा राहुल गांधी कह क्या रहे थे और आज भी वो क्यों प्रासंगिक है, क्यों अभिषेक मनु सिंघवी इतने जोश में अपनी बाजी को पलटते हुए दिखाई दे रहे। कह रहे हैं कि हमारी बाजी पलटेगी और न्यायपालिका पर भरोसा है। भरोसा, सबसे बड़ी बात है कि भरोसा इन तमाम कांग्रेस के नेताओं को अपने नेता पर है जिसका नाम राहुल गांधी है। और राहुल गांधी कह क्या रहे हैं, सुनिए। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, पुट मी इनसाइड जेल, आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप। तो सुना आपने, डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, कीप मी इनसाइड द जेल, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, अपना काम करूंगा, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। और यहीं से शुरुआत करते हैं कि क्या ये जो राहुल का तूफान है उससे घबरा गई है बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले आज जो राहुल की सजा बरकरार रही है उस पर दिन में भी हमने चर्चा की थी। उस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और वहीं से शुरुआत करते हैं कि आखिर इस सियासत में चल क्या रहा है और क्यों हम कह रहे हैं कि इस सजा से, राहुल की सजा जो है जिस पर रोक नहीं लगी है, उससे क्या 2024 की तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है? सुनिए, आइए चलते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। 6 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए आप, मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनू जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ प्रमोद अग्रवाल जी सीधे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। आज मोदी जी वहाँ गरज रहे थे। अग्रवाल जी आपका स्वागत करता हूँ। आप बताएंगे कि कैसे गरज रहे थे और पीडीएस का क्या चक्कर है। और इधर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी। शकील जी आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका स्वागत है। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। खास दिन आज सुबह से लेकर के हलचल मची हुई है सियासत में भी और न्यायालय में भी, और कोई पक्ष में तो कोई विपक्ष में, लेकिन चर्चा जो भी कर रहा है वो राहुल गांधी की कर रहा है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि राहुल गांधी की कोई बात आती है या कांग्रेस का कोई बड़ा दिन होता है तो उस दिन प्रधानमंत्री की कोई ना कोई रैली निकल आती है या कुछ ऐसा हो जाता है जहां कांग्रेस की खबरें दब जाती हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री एक नहीं बल्कि 2 स्टेट में थे। पहली बार छत्तीसगढ़, उसके बाद में उत्तर प्रदेश पहुंचे। लेकिन चर्चा प्रधानमंत्री से ज्यादा आज राहुल गांधी की। प्रधानमंत्री के लिए जगह निकालनी पड़ रही है। प्रशांत टंडन जी बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे, टेलीविजन में एक लंबा अनुभव उनका रहा है और कैसे जगह निकाली जाती है, कैसे एयर टाइम दिया जाता है, उनसे बेहतर और कौन जान सकता है। और लेकिन सबसे पहले आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी आपसे शुरुआत, क्या कुछ देखते हैं अब यहाँ से? अब कांग्रेस की पीसीबी हो गई। राहुल गांधी ने आज कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन राहुल गांधी का वही बयान आज भी तैर रहा है जिसमें तमाम अलग अलग, तेलंगाना से लेकर के छत्तीसगढ़ होते हुए महाराष्ट्र, तमाम जगहों पर कांग्रेस के लोगों ने इस फैसले के विरोध में प्रदर्शन भी किया है। वो तस्वीरें बहुत सारी हैं, दिखाना नहीं चाह रहा हूं कितनी तस्वीरें दिखाई जाएं, लेकिन यहां अब आप लोगों के विचार और सबसे पहले आपका क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए राजीव जी, मैं ये कल्पना कर रहा था वास्तविकता में देश के लोकतंत्र में और आज की परिस्थिति में जो घटनाएं घट रही हैं, मैं इसकी तुलना कर रहा था कि द्रौपदी की क्या मनोदशा रही होगी जब उनको दांव पे लगाया गया था, जब उनका चीरहरण हो रहा था। द्रौपदी ने बड़ी कातर दृष्टि से भीष्म पितामह की तरह देखा और ये सोचा कि भीष्म पितामह हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। भीष्म पितामह ने सिर झुका लिया। उन्होंने भीम की तरफ देखा, जिसको भीम को सबसे ज्यादा वो मानती थी। भीम ने सिर झुका लिया, युधिष्ठिर ने भी सिर झुका लिया, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, जितने भी थे सारे वीर थे, सबने अपने सिर झुका लिए। आज के तारीख में मेरे को लगता है कि भारतीय लोकतंत्र
कि वही स्थिति हो गई है जो कि द्रौपदी की स्थिति थी। आज आप सेशन कोर्ट में जाते हैं, आप हाई कोर्ट में जाते हैं, हर जगह कातर दृष्टि से ये आप न्यायपालिका से निवेदन करते हैं कि कानून का पालन करिए, कानून प्रदत्त। और यह कहा जा रहा है, कानून आज क्या कहा गया, यह कहा गया कि वो रिपीट ऑफेंडर हैं और ये हीनियस क्राइम है, हीनियस क्राइम है। अगर ये हीनियस क्राइम है तो इसमें 2 साल की सजा क्यों है? हीनियस क्राइम में तो 2 साल की सजा नहीं होती। दूसरी बात यह है कि एक ही आरोप पे अगर 10 कोर्ट्स में आरोप पत्र लग जाएं और लोग उसमें आवेदन कर दें तो आदमी रिपीट ऑफेंडर कैसे हो जाता है? तीसरी बात यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह 40 केस चलने के बावजूद, पॉक्सो एक्ट का आरोपी होने के बावजूद, 8 लड़कियों के आरोपित करने के बावजूद वो आरोपी नहीं है, उसकी संसद सदस्यता नहीं जाती, वो हीनियस क्राइम में लिप्त नहीं माना जाता, वो व्यक्ति जो कि जीप में कुचलता है वो हीनियस क्राइम नहीं माना जाता। और ये जो जितनी भी घटनाएं देश के अंदर आज हो रही हैं, वास्तविकता में अगर आप देखें, और राहुल गांधी जो है वो हीनियस क्राइम कर रहे हैं। हीनियस क्राइम क्या? देखिए, आज की तारीख में राजीव जी किसी का भी मोबाइल ले लीजिए आप और किसी के भी व्हाट्सएप मैसेजेस देख लीजिए आप, जितने भी भक्तों के व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं ये सब धार्मिक विद्वेष फैलाने के लिए झूठे मैसेजेस, केवल धर्म के बीच में दरार पैदा करने के लिए, हिंदू मुसलमान में दरार पैदा करने के लिए और हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए और कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं। और अगर आप कानूनी दृष्टि से ये देखेंगे तो आप देखेंगे कि धार्मिक विद्वेष फैलाना हीनियस क्राइम है, ये देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। और इस मामले में अगर ये सारे व्हाट्सएप पे संज्ञान ले कोर्ट तो आधे से ज्यादा देश की जनता जेल के अंदर होगी। और राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी की विवेचना केवल भारत की जनता नहीं कर रही है, भारत के कोर्ट नहीं कर रहे हैं, विदेश की जनता और विदेश के कोर्ट्स और वहां के जर्नलिस्ट भी इसको कर रहे हैं कि अगर ये हीनियस क्राइम है तो धर्म संसद में अगर खुलेआम चेतावनी दी जाती है और अगर कोई व्यक्ति गांधी जी को, महात्मा गांधी को ये कहता है कि गोडसे जिंदाबाद और महात्मा गांधी पे गंदे शब्दों का उपयोग किया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे उन पे गंदे शब्दों और अपनी भांजी और बहन को अगर गले लगाते हैं, उनका चारित्रिक हनन होता है, अगर वो हीनियस क्राइम नहीं है, अगर वो डिफेमेशन नहीं है, तो इस प्रकार में अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि जब हम आपके फोरम में राजीव जी बैठे तो हम ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर आरोपी बताएंगे, उन पे कुछ कहेंगे, अगर हम नीरव मोदी पे, ललित मोदी पे, मेहुल चोकसी, विजय माल्या पे कुछ कहेंगे, कल हम पे मानहानि का केस ना हो जाए कि हमने नीरव मोदी को गलत कैसे बताया, ललित मोदी को गलत कैसे बताया। अरे नीरव मोदी और ललित मोदी, ये विजय माल्या और मेहुल चोकसी, ये सारे लोग तो देशभक्त लोग हैं। अगर आपको गाली देनी है तो महात्मा गांधी को गाली दीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली दीजिए और गोडसे की बड़ाई कीजिए, और ये जितने गुजरात के रहने वाले जो देश छोड़ छोड़ के भागे हैं इनकी वंदना कीजिए, क्योंकि अब देश का जो दिल्ली राजधानी है कुछ दिन में बदलकर ये अहमदाबाद चली जाएगी और जितने भी संस्थान दिल्ली के हैं वो गुजरात के अंदर चले जाएंगे। तो गुजरात को प्रातः वंदना हम करेंगे, उसको प्रणाम करेंगे, और हम सब देश के जितने भी प्रदेश के वासी हैं पहला जो हम प्रणाम करेंगे वो गुजरात की तरफ करेंगे, बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बाकी प्रदेश हैं अपनी इंडस्ट्री को और अपनी अस्मिता को गुजरात के चौखट पर पेश करते हैं। आपकी बात में बहुत दम है स्वामी जी, जो बातें आप कह रहे हैं, और ये एक आम जन की बात है, आम जनता। हम तो विश्लेषक हैं और हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बहुत सोच समझ के एक एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और आप भी बहुत सोच समझ के करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो पीड़ा आपकी है वो आम जन की पीड़ा है और वो यहाँ रखनी चाहिए। अगर राहुल गांधी को डिफेमेशन केस, वो भी मोदी सरनेम पे, मैक्सिमम सज़ा हो सकती है, तो मीनू जी, बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस को क्या क्या नहीं कहा। याद कीजिए मीनू जी, वो सारे तमाम सेंटेंसेस, शब्द सोनिया गांधी से लेकर के, और अभी कुछ उदाहरण दे ही रहे थे, महात्मा गांधी, नेहरू जी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, किसी को नहीं छोड़ा। कभी राजनीति उस दिशा में नहीं गई कि किसी चुनावी मंच से या किसी रैली से विरोधी दल ने अगर कुछ कहा हो, उसके नेता ने कुछ कहा हो, तो उसको इस कदर यहां तक पहुंचा दिया जाए। क्या देश की राजनीति अब कानून के चौखट को पार करके और वहीं पे सब कुछ होने वाली है? इस हिसाब से देखा जाए
यहाँ हम किसी भी ढंग से जो रिजल्ट आया है, जो फैसला सुनाया गया है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। देश की राजनीति में कानून की जो दखल है उसकी बात कर रहे हैं। और क्या कानून के सहारे देश की राजनीति होगी, ये माना जाए मीनू जी, किस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि ये बहुत पेचीदा है। लेकिन आने वाले समय में इस दिशा में अब देश की राजनीति को जाते हुए देख रहे हैं हम। पट से आपके खिलाफ एक FIR दर्ज करा करके भेज दिया जाता है आपके सामने, क्योंकि आपने किसी पार्टी, किसी हुकूमत के खिलाफ आपने कुछ कह दिया। भाई, अपनी चुनी हुई सरकार है, उसके खिलाफ क्यों ना बोलें हम? और विरोधी दल होने के कारण भी आप बोल सकते हैं, उस नाते भी बोल सकते हैं। तो इसलिए समझना जरूरी है, यहां बहुत अहम मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। मीनू जी। जी राजीव जी, देखिए, आपने लोकतंत्र की बात की कि अपनी चुनी हुई सरकार है तो आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि लोकतंत्र ठोक तंत्र में बदल गया है। जो सरकार के आलोचना करे या असहमति जताए, उसको ठोक दो। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ठोकने के भी अलग अलग तरीके इजाद कर लिए गए हैं। कहीं पेगासस है, कहीं बुलडोजर है, और एक और नया चला है कि पेशाब कर दो उसके ऊपर, जिससे आपको बुरा लगता है। तो अब ये इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, नेताओं को भी तैयार रहना चाहिए विपक्ष के, कि उनके ऊपर मलमूत्र विसर्जन भी हो सकता है किसी दिन, क्योंकि एक नया हथियार निकला है अभी राजनीति का। जो विरोधी है उसके ऊपर मलमूत्र कर दो, क्योंकि ये लोग, देखिए, ये जो राजनीति जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये राजनीति नहीं, ये व्यक्तिगत लांछन और व्यक्तिगत चरित्र हनन जो भी राजनेता है उसका। आप बता दीजिए कौन से नेता, आपने बताया सोनिया गांधी से लेके राहुल गांधी, आपका नेहरू, इंदिरा गांधी, मतलब इंदिरा गांधी को मेमूना बेगम, एक इनकी बेवकूफियों का मुजाहिरा करते हैं लोग, शर्म आती है सोच के भी। आप नेहरू को कितना बदनाम करेंगे, कितना चरित्र हनन करेंगे। देखिए, कमजोरी कांग्रेस की जो राहुल गांधी के संदर्भ में लीजिए कि राहुल गांधी का एक वीडियो इन्होंने, जो कि मोदी ने कही थी जो बात कि इधर से आलू डालो और उधर सोना निकलेगा, ये बात मोदी जी ने कही थी, उसके वीडियो के प्रूफ्स हैं, सबके पास होंगे, सबके वीडियो में, सबके फोन में होंगे। वो उसका इनके बीजेपी के IT सेल ने झूठा वीडियो बना के किए। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इधर ऐसी मशीन बनाऊंगा कि इधर से आलू निकालो और इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। वो वीडियो देखिए पिछले 9 साल से चल रहा है राजीव जी। तो कांग्रेस ने इस चीज की जहमत नहीं उठाई कि इसको काटे या इसके ऊपर डिफेमेशन लगाए या कोर्ट में जाए या FIR करे, कुछ तो करे। चुप बैठे रहे। क्यों चुप बैठे रहे, ये तो भैया जो सरबराह है वो ही बता सकते हैं, हमारे पास तो इस चीज का जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, अब जो कांग्रेस का IT सेल है वो बिल्कुल एक्टिव मोड पे रहता है हर वक्त, और रिबटन तुरंत दिया जाता है। लेकिन जो अब ये राहुल गांधी का ही केस ले लीजिए, अब ये इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये है कि इनको राहुल गांधी लगता है कि किसी तरह से दबा दे, कुचल दे, खत्म कर दे, ये मतलब सीन से गायब हो जाए आदमी। इनके हिसाब से तो ये चाहते हैं अंतर्धान हो जाए, खत्म हो जाए इस देश के सीन से। लेकिन राहुल गांधी जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, वो भारत भूमि को नाप दे रहा है पैदल। उसने पूरी भारत भूमि को 4 महीने में नाप डाला, और वो भी क्या करते हुए, मोहब्बत का संदेश देते हुए, देश में जो नफरत की जहर फैला हुआ है उसका शमन करते हुए उस आदमी ने भारत भूमि को नाप दिया। मणिपुर जाता है वो, जहां आज तक प्रधानमंत्री को जाने की फुर्सत नहीं है। और देखिए इनकी ख्याति जो मणिपुर में है, उसकी ख्याति दूर देश में फैल गई है, 7 समुंदर पार। अमेरिका से उनका US कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम मणिपुर के दौरे पे आना चाहता था। आप ये देखिए कि कहां तक पहुंच गई है बात। इन्होंने उसको वीजा नहीं दिया। अभी गारसेटी जो है वहां के एम्बेसडर है, वो कह रहे हैं कि भारत चाहे तो हम मणिपुर में उनकी मदद कर सकते हैं। अब वो मुद्दा अलग है कि उनको बोलने का हक है या नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि कहां तक पहुंच गई है बात। अगर प्रधानमंत्री अपने मुंह से 2 शब्द कह देते तो ये US एम्बेसडर बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं थी। वो देख रहे हैं यहाँ कि क्या हो रहा है, एक राज्य जल रहा है और किसी समुदाय विशेष के ऊपर हर तरह के आक्रमण हो रहे हैं, तो उसको रोक नहीं रही है सरकार। बैठिए, राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं, उस पे आपको पीछे उसमें भी दिक्कत है। राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर से बात करते हैं, उसमें दिक्कत है। गिग वर्कर से बात करते हैं, उसमें दिक्कत है। राहुल गांधी मनरेगा वर्कर से बात करते हैं, उसमें दिक्कत है। मोटर मैकेनिक से बात करते,
क्यों राहुल गांधी का तो वो है कि जिसको कहते हैं मैं तो घास हूं, पांच की कविता है, मैं तो घास हूं, मैं अपना काम करूंगा और आपके हर किए धरे पे उगाऊंगा। तो राहुल गांधी वो है जो आपने शुरू में बाइट दिखाई उसमें यही कह रहे हो कि मैं आपके हर किए धरे पे उगाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, मैं घास हूं, घास की तरह दोबारा उग जाऊंगा, आप कितना भी मुझे कुचल दीजिए, मसल के फेंक दीजिए। और जो राहुल गांधी का जो ये जज्बा है, जो हौसला है, इसको सलाम है। इतनी सब अपमान, देखिए इनका इतना अपमान, राहुल गांधी का जितना अपमान इस देश में हुआ है किसी राजनेता का नहीं हुआ होगा। मैं उसके बावजूद भी राहुल गांधी नहीं डिगे, हौसला उनका कम नहीं हुआ। तो इन्होंने ये नया तरीका निकाला है अभी, राहुल गांधी को किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दे, इनको सीन पे से गायब कर दे, राजनीति के सीन पे से। लेकिन जितना गायब आप करेंगे वो उतनी ही शक्ति के साथ वापस उलट के आएंगे। जो आप कह रहे हैं कि 24 की तस्वीर बदल जाएगी, अभी तस्वीर बदलने में तो अभी सुप्रीम कोर्ट का भी इंतजार करना होगा हमें कि वहां से ऑर्डर्स क्या आते हैं और क्या होता है, वहां से क्या सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है इस बारे में। लेकिन आज जो फैसले के ऊपर तो बहुत चर्चा हो चुकी है, आपके चैनल पे भी हो चुकी है और जगह भी हो चुकी है, लेकिन उसमें भी आप कितनी शर्मिंदगी की बात है कि जजेस के फैसले की आलोचना में इतने अजीबोगरीब पॉइंट्स आ रहे हैं और वास्तव में शर्म की बात है कि इस तरह की बातें जजेस अपने उसमें कोर्ट कर रहे हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट है, अब देखिए वो इस पे क्या संज्ञान लेते हैं और क्या इसमें निकल के आता है। उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका इसमें सही तरीके से न्याय करेगी और राहुल गांधी वापस से इस देश के राजनीतिक क्षितिज पे सूर्य के समान उगते हुए, चमकते हुए नजर आएंगे। जी राजीव। बिल्कुल, राहुल गांधी ने तो ये कहा ही है कि आप मुझे कहीं से भी निकाल दो, कितनी लंबी सजा दे दो, लेकिन मैं जो कर रहा हूं वो काम करता रहूंगा। ये बात राहुल गांधी ने कही थी और ये बात आज भी राहुल गांधी उसी हिसाब से कह रहे हैं। आज जब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहाँ मौजूद थे हमारे साथी शकील अख्तर जी, और कांग्रेस महकमे में क्या हलचल है, ये तमाम बातें, तमाम गतिविधियां देखकर सुनकर आए हैं और अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शकील अख्तर जी, आपसे समझना चाहता हूं कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं आगे, अब यहां से सुप्रीम कोर्ट या बड़ी बेंच के पास। हालांकि दिन में हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े साहब मौजूद थे और उन्होंने बताया कि अब यहाँ से सीधा रुख कांग्रेस करेगी सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ जो है वो गुजरात हाई कोर्ट के अगेंस्ट जा सकता है, ये दिखाई दे रहा है। तो लेकिन कांग्रेस, चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो खुद जाने माने एक बड़े वकील हैं, उस हिसाब से भी अब कांग्रेस क्या तैयारियां कर रही हैं ज़रा बताइए। हमारे तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी जानना चाहते हैं और कि क्या कुछ होने जा रहा है, ये ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे राहुल गांधी के इस फैसले के बाद। देखिए राजीव जी, फैसला आते ही जो बहुत सारे लोगों ने सोचा और कहा वो हमने भी उसी वक्त लिख दिया था, और उसके बाद कांग्रेस ने भी वही बात कही, सबसे बड़ी अदालत न्याय करेगी। और कांग्रेस ने बड़े साफ शब्दों में कहा सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। जनता की अदालत में राहुल गांधी को और कांग्रेस को न्याय मिलेगा। जो कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शुरू करी, अभिषेक सिंघवी ने, जो कि सीनियर एडवोकेट भी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, उनका यह फैसला अप्रत्याशित नहीं। कांग्रेस आमतौर पर इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करती है। अभिषेक सिंघवी बहुत सीजन्ड वकील हैं, बहुत सीनियर वकील है, वो भी इस तरह नहीं कहते हैं, मगर उन्होंने भी फैसले पर सीधा सीधा ये सवाल उठाया कि यह अप्रत्याशित नहीं, हमको भी पूरी उम्मीद थी कि फैसला यही आएगा, और देश की अधिकांश जनता को भी ये मालूम था कि फैसला यही आएगा। और अभिषेक ने बड़े साफ साफ शब्दों में कहा कि ये फैसला राजनीतिक है। भाजपा कांग्रेस को, राहुल को डराना चाहती है, मगर राहुल डरेंगे नहीं। उन्होंने कहा ये कि ये जो राहुल के ऊपर कहा जा रहा है, कोर्ट ने भी कहा, बाकी बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि 10 केस हैं, लेकिन 10 केसों में से किसी में भी कोई फैसला नहीं हुआ है। आप इसके आधार पे ये नहीं कह सकते कि राहुल ने ये किया और ये नहीं किया। ये मात्र आरोप हैं जो कि बीजेपी के लोगों द्वारा लगाए गए हैं, लगवाए गए हैं।
और जो राहुल ने भाषण दिया था, अगर वो आलोचना मानहानि बन जाती है तो हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसे कितने भाषण दिए। ये अभिषेक सिंघवी के शब्द थे जी। कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिए हैं, अगर उनके आधार पे मानहानि के मुकदमे चलने लगे तो आप बताइए कि कितने मुकदमे हमारे प्रधानमंत्री जी पे चल सकते हैं। क्या उनके ऊपर कोई मानहानि का मुकदमा चला? पीएम क्या क्या कहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, कांग्रेस आज बड़े तेवर के साथ सामने आई है। और उसको तेवर देखिए, कांग्रेस को या किसी पार्टी को कहाँ से मिलता है। जैसे ही 11 बजे फैसला आया, कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है 24 अकबर रोड, वहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़ लगने लगी और बहुत गुस्से में लोग थे। जोश में तो थे ही थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी गुस्से में थे। सबको लग रहा था कि ये फैसला जो है वो जानबूझ कर दिया गया है। और वहाँ बड़े ज़बरदस्त नारे लग रहे थे, लोगों के अलग अलग क्षेत्र के लोग थे, अलग अलग लोगों के टोलियाँ थी, हुजूम थे। और कांग्रेस के नेता जब ये सब देखते हैं तो उनमें हिम्मत आती है जी। किसी पार्टी में आ सकती है, कांग्रेस के नेताओं में ख़ास तौर से इसलिए हिम्मत आती है कि कांग्रेस के नेता जो हैं आमतौर पे थोड़ा सा अवसरवादी होते हैं, थोड़ा सा डरे रहते हैं और अपने एडजस्टमेंट में ही लगे रहते हैं। कांग्रेस में कांग्रेस की पॉलिसीज़ वो प्रो जनता हैं, प्रो पीपुल जिसे कहते हैं जी। जनपक्षधर हैं। कांग्रेस का जो नेतृत्व है, नेहरू गांधी परिवार, वो हमेशा जनता के लिए, देश के लिए लड़ता है। सबसे बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं दो प्रधानमंत्रियों ने, इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने। राहुल गांधी की आप ये देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी को कितना परेशान किया गया, घर से निकाल दिया गया, सड़क पे चलते हुए जब हाथरस जा रहे थे धक्का मार के गिरा दिया गया। प्रियंका गांधी जब जा रही थी लखीमपुर तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो ये शकील साहब, एक सवाल जरूर जानना चाहूंगा कि जब आप कांग्रेस में वहां थे मुख्यालय में, आज जब ये घटनाक्रम आगे बढ़ रहा था, जो जज साहब ने फैसला दिया है उसमें वीर सावरकर का जिक्र किया है, कोटेड है वीर सावरकर। क्या इस पर भी कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? आधिकारिक न सही, लेकिन आधिकारिक आई। अच्छा, आधिकारिक आई। अभिषेक ने बोला इसके ऊपर कि ये बाद का है और ये मामला उसके बाद जब राहुल बोल चुके हैं उसके बाद ये मामला दायर किया गया है, उसको भी इन्होंने इसमें शामिल कर दिया। और इसमें भी अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, ये सिर्फ आरोप हैं। ये सिर्फ याचिकाकर्ता कोई भी जाके किसी भी कोर्ट में प्राइवेट इस्तगासा दाखिल कर सकता है, जिसे प्राइवेट इस्तगासा कहते हैं, कोई भी जाके दाखिल कर सकता है। और जो हीनियस क्राइम की बात की है, अखिल स्वामी जी ने काफ़ी अच्छी तरह बताया, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी यही कहा कि अगर हीनियस क्राइम होता ये तो 2 साल की सज़ा क्यों, सिर्फ 2 साल की क्यों, तो ज़्यादा सज़ा होना चाहिए थी। ये हीनियस क्राइम में की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आता है ये। तो इसलिए कांग्रेस ने आज थोड़ा सख्ती से कहा, लेकिन कांग्रेस ने शालीनता के साथ, जिसे कहते हैं कि पोलाइटली बट फर्मली। तो कांग्रेस की आगे की रणनीति के बारे में कुछ बताया? नहीं, देखिए बड़ी सिंपल बात है। कांग्रेस से कहा जो कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जाना ही पड़ेगा और जाएंगे ही। लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही, हमने बताया आपको कि जो हमने सुबह हमने भी लिखा था और सबके मन में ये बात थी, सब जानते हैं इस बात को, कोई ख़ास बात नहीं। तो कांग्रेस ने वो शब्द अभिषेक ने दोहराए हैं कि सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। असली बात यही है। अब देखिए, हाई कोर्ट के बारे में भी करीब करीब सबको मालूम था, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी ऐसा नहीं है कि सबको नहीं मालूम। भाई मैसेज बड़ा सिंपल है राहुल गांधी के लिए, बीजेपी का, कि या तो आप घर में रहिए, और अगर आप किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, उसका चुनाव भी जीतते हैं कर्नाटक का और मणिपुर भी चले जाते हैं, तो फिर भुगतिए। बड़ा सिंपल मैसेज है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, उसके बिटवीन द लाइंस, उसमें जो अंतर्निहित है, जिसको हम निहितार्थ कहते हैं, वो है नेहरू गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस। राहुल गांधी को हम जो है किसी भी तरह से जो मुख्य सीन है, जो परिदृश्य है, उससे हम गायब करना चाहते हैं जी। और इसके लिए ये अभिषेक ने भी कहा, कांग्रेस ने बड़ा साफ साफ कहा कि उनका उद्देश्य यही है, मगर हम लड़ेंगे, न राहुल डरेंगे। और राहुल के बारे में तो सबको मालूम है
कि देखिए इस पूरे दौर में जो 9 साल का रहा है, हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थीं सब डर गईं, सब दब गई। मीडिया का हाल तो सबने देखा ही देखा है, जो कार्यपालिका है उसका हाल भी सबने देखा ही देखा है, न्यायपालिका उसका अभी हम बात कर ही रहे हैं, सब लोग देख ही रहे हैं न्यायपालिका का हाल। किसी को कोई कांग्रेस खुद कह रही है, ऑन रिकॉर्ड कह रही है, निराश हैं मगर अप्रत्याशित नहीं। कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी, कैसे हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पार्टी जिसने इतने इतने वकील दिए हों, महात्मा गांधी खुद वकील थे, जवाहरलाल नेहरू खुद वकील थे, अभिषेक खुद बहुत बड़े वकील हैं, भरी पड़ी है, हर पार्टी में होते, और वो कानूनी पहलुओं पे ही बात करते हैं खाली। कभी कोई ये नहीं समझ सकता कि अदालत ये फैसला देगी या नहीं देगी, मगर सारे के सारे लोग कह रहे हैं निराश हैं मगर ये अप्रत्याशित नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को लेके भी आप कहेंगे किसी को बड़ी उम्मीद है, तो ऐसा तो है नहीं। सबको मालूम है, सबको अंदाज़ा है कि क्या होगा। और 2 साल की सज़ा का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो अंततः ये चाहते हैं कि आपको जेल जाना पड़े। सज़ा हमेशा के लिए तो स्थगित नहीं होगी ना जी, सज़ा हमेशा के लिए स्थगित होने भी नहीं दी जाएगी। तो उनका उद्देश्य तो यही है कि आपको जेल जाना पड़े। और राहुल ने इसीलिए ये शब्द कहा है कि मुझे जेल में डाल दीजिए आप। राहुल जानते हैं इस बात को कि मुझे पहुंचाया जा सकता है, राहुल इसके लिए तैयार हैं। राहुल गांधी अभी से 3 महीना पहले जो बात कह रहे थे, जो अभी थोड़ी देर पहले सुनाया था, उसको एक बार फिर से सुनाना चाहता हूं, जो कह रहे हैं यहाँ शकील अख्तर जी, और फिर आना चाहता हूं शकील अख्तर जी, फिर प्रशांत टंडन जी के पास आते हैं, उनसे भी समझते हैं कि क्या कुछ आगे होने वाला, क्या राजनीति इसी दिशा में जाएगी, क्या राजनीति और न्यायपालिका दोनों अब इस लोकतंत्र के पैरेलल, एक जो कहते हैं कि एक गाड़ी के 2 पहिए, उस हिसाब से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज पहली दफा 2019 13 अप्रैल 2019 को पहली बार तो इस देश के किसी पॉलिटिशियन ने मोदी सरनेम या किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर कटाक्ष या व्यंग या गाली देने का कह लें तो गाली, वैसा तो हुआ नहीं था, पहले भी हुआ है। और जब पहले जर्सी गाय से लेकर के 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से लेकर के और विधवा से लेकर के क्या क्या नहीं कहा गया, उस समय भी तो किसी ने ये सारे शब्दों का इस्तेमाल, सेंटेंस का इस्तेमाल तो किया था। लेकिन आज ही क्यों, ये सवाल तो उठता है। और अगर ये सवाल उठता है तो फिर यहां से राजनीति किस दिशा में जा रही है, क्या राजनीति की दिशा सही है, समझेंगे प्रशांत टंडन जी से। लेकिन उससे पहले जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी, जो बात हमारे साथी अभी कह रहे थे शकील अख्तर जी, बहुत पते की बात, कि राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया है कि इस सजा का अंजाम क्या होगा और उसके लिए वो तैयार हैं। लेकिन पहले सुन लेते हैं एक बार फिर से जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए, सुनिए। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं, ये सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा, अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, पुट मी इनसाइड जेल, आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप। आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप, कह रहे हैं राहुल गांधी। और यही बात तो आप कह रहे थे शकील अख्तर जी, पुट मी इनसाइड द जेल, मुझे जेल में डाल दीजिए, हमेशा के लिए डाल दीजिए जी। तो देखिए हम जो बात कह रहे थे कि इन 9 सालों में सारी संवैधानिक संस्थाएं टूट गई, झुक गई, राहुल गांधी भी ये बात कहते हैं, सब, कहीं पे भी कोई भी प्रतिरोध का स्वर नहीं रहा और कहीं पे भी कोई भी जनता की आवाज उठाने वाला नहीं रहा जी। लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये सबसे खुशकिस्मती की बात है और हमारे भारत में हमेशा होता रहा है कि एक ना एक व्यक्ति, एक ना एक मशाल हमेशा जलती रही है और वो मशाल है राहुल गांधी। राहुल गांधी इन 9 सालों में न डरे, न झुके, न घबराए, न समझौता किया। आज भी कांग्रेस में सवाल पूछा गया तो उसका जवाब यही था कि राहुल माफ़ी नहीं मांगेंगे और कोई सोच भी नहीं सकता कि राहुल माफ़ी मांग सकते हैं। तो ये राहुल गांधी जो है देश की जनता की उम्मीदों की मशाल है, जो आज सबसे जनता की परेशानियां हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी समस्याएं हैं, तो वो अगर उम्मीद लगा के बैठी है तो राहुल गांधी से, और राहुल गांधी उस उम्मीद को हमेशा जलाए रखते हैं, उसको कायम रखते हैं जी, कायम रख रहे हैं। और राहुल गांधी इसीलिए हर उस मौके पर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या प्रशांत जी,
दिशा जो है वो बदल चुकी है सियासत की, ये माना जाए, या हमेशा से ऐसा ही था? पर एक आध बात मैं कहूं पहले कि अभी मोदी जी अमेरिका में व्हाइट हाउस में बैठकर मदर ऑफ डेमोक्रेसी बता रहे थे और उसकी बड़ी दोनों तरफ से तारीफ भी हुई, आलोचना भी हुई या तंज कसे गए, लेकिन जस्टिस हेमंत प्रक्षक के इस फैसले ने मदर ऑफ डेमोक्रेसी की जितनी खिल्ली उड़ाई है शायद ही किसी ने उड़ाई हो। आप देखिए कि इतने जजमेंट मैंने पढ़े हैं, किसी भी वकील से, किसी जज से आप पूछ लीजिए, जजमेंट में राजीव जी बहुत सारे नज़ीरें लिखी जाती हैं। नज़ीरें किसकी होती हैं? वो नज़ीरें पिछले जजमेंट्स की होती हैं जिन पे फैसले आ चुके होते हैं। पेंडिंग मामलों की नज़ीरें नहीं दी जाती हैं, शिकायतों की नज़ीरें नहीं दी जाती हैं, क्योंकि शिकायतें फ्रिवलस भी होती हैं, अगंभीर भी होती हैं, फर्जी भी होती हैं। तो ये पहला जजमेंट मैंने देखा है राजीव जी अपने पत्रकारिता के जीवन में कि जिसमें पेंडिंग कंप्लेंट को नज़ीर बनाया गया जजमेंट की। अब वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट देखेंगे कि ये बहरहाल। लेकिन हेमंत प्रक्षक जी जो हैं वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के बिल्कुल ट्रू जो हैं वो एम्बेसडर हैं। दूसरी बात की, मान लीजिए कि एक कोई लैब है जिसमें कि मोदी साहब एक वो कर रहे हैं प्रयोग कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल जीवन पटरी से उतार दो, मुकदमों में फंसा दो। वो लैब की तो छत उड़ गई, वो कुछ गलत केमिकल वहां मिल गया, क्योंकि अभी तक जो पूरा प्रोसेस चला है राहुल गांधी एक दिन भी आप देखिए कि वो इनएक्टिव नहीं हुए पॉलिटिक्स में। मणिपुर भी जा रहे हैं, अमेरिका भी जा रहे हैं, और जगह जा रहे हैं, ट्रकों में घूम रहे हैं। तो इस केस की पेंडिंग के दौरान वो गीग वर्कर से मिल रहे हैं, वो कोचिंग स्टूडेंट से मिल रहे हैं, उनका जनसंपर्क, उनकी राजनीतिक एक्टिविटी जारी है। तो क्या फायदा हुआ? दूसरी बात कि अगर वो ये कह रहे हैं हीनियस क्राइम है, अगर वो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो है मोदी संप्रदाय के लिए बड़ा मानहानि का है, तो अगर इस तरीके की बातें राजनीतिक भाषणों में दी गई, मानहानि की हैं। अभी शकील साहब बात कर रहे थे, मैं एक और बात कहता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा दीदी और दीदी या कपड़ों से पहचान लो, ये किसी की अवमानना हो सकती है। अगर इसी तरह गंभीरता से लिए जाएं राजनीतिक मंचों से दिए गए भाषण, तो 15 करोड़ खातों में आ जाएगा, और 9 साल के बाद खातों में नहीं आया, ये मामला तो दफा 420 का है, यह अवमानना का भी नहीं है, ये धोखाधड़ी है। मैं किसी को कहूं कि मैं तुमको पैसे इतने दूंगा और मैं ऐसी स्थिति में हूं कि मैं पैसे दे सकता हूं और फिर भी ना दूं, वादे से मुकर जाऊं, तो ये तो 420 है। बहरहाल, तो ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ। एक बात इसमें और ऐड कर दूं, जो कि हेगड़े साहब से बात जो हम लोगों के दिन में हो रही थी, संजय हेगड़े जी से, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर है, उन्होंने एक बात बहुत साफ कही थी और कांग्रेस की ब्रीफिंग से 2 घंटे पहले कही थी हमारे आपके साथ, कि क्रिमिनल मामलों में सिंगल जज बेंच के फैसले के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट आया जा सकता है। गुजरात हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच या कोई और बड़ी बेंच से में ना जाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट आया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है, और सीधे सुप्रीम कोर्ट आए, क्योंकि गुजरात की जुडिशरी में एक बड़े सीरियस
मैं कहूँगा कि संकट के दौर से वो की गुजर रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। राजनीतिक जो मामला है इसमें कि राहुल गांधी इस पूरी पेंडेंसी के पूरी प्रक्रिया के दौरान वो सेंट्रल स्टेज पे हैं, विपक्षी एकता के सेंट्रल स्टेज में हैं और वो सेंट्रल स्टेज में रहने वाले हैं। देखिए, अमेरिका कैसे राहुल गांधी को रिसीव करे, भारत की जनता कैसे रिसीव करे, कोई प्रदेश में वो जाएं और कैसे लोग उनकी बात सुने, वो मणिपुर जाएं और लोगों का दुख दर्द सुने, ये कोई गुजरात में बैठा हुआ जज नहीं तय करेगा। देश का लोकतंत्र की को दिशा देने का काम कोई जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस वाला नहीं करेगा। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जनता से संवाद करना। वो संवाद कैसे किया जाएगा, उसका कोई टाइम टेबल, उसका कोई कोड ऑफ कंडक्ट कोई मजिस्ट्रेट या जज नहीं देगा। और अगर वो देने की स्थिति में है कोड ऑफ कंडक्ट, फिर वो सब पे लागू हो, फिर वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पे भी सजा सुनाए, वो कांग्रेस की विधवा पे भी सजा सुनाए, और न मालूम क्या क्या कहा गया, जर्सी गाय और क्या ना क्या। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलते हैं कोर्ट के फैसलों में। और मुझे बड़ी हैरानी है कि ये कोर्ट के फैसले में सावरकर का नाम जोड़ा गया है एक कंप्लेंट के आधार पर। इससे ज़्यादा हैरानी की बात नहीं हो सकती राजीव जी। जी बिल्कुल, ये हैरानी की बात इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस पर भी कुछ अपडेट आया है कांग्रेस की तरफ से। ज़रा शकील अख्तर जी, क्या अपडेट है ज़रा बताइए, और फिर आते हैं प्रमोद अग्रवाल जी के पास। क्या कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है? नहीं, जो भी प्रशांत जी कह रहे थे, संजय हेगड़े जी की बात, तो कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि गुजरात हाई कोर्ट में बड़ी बेंच के पास जाने का कोई विचार नहीं है, न ही कोई ऑप्शन है, सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। वो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये सिंगल बेंच का जो फैसला आया है, आज का फैसला आया है, इसके बाद गुजरात अध्याय बंद है और अब सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। लेकिन फिर हम उस बात को दोहरा दें कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये कानूनी प्रक्रिया है, जाना ही होगा, जाना ही चाहिए। लेकिन उन्होंने कांग्रेस के वकील ने, कोई पॉलिटिकल आदमी भी हैं वो, लेकिन किसी पॉलिटिकल आदमी नहीं कहा, अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सर्वोच्च अदालत जनता की है। इसलिए बात हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस भी समझ रही है, उसके वकील भी समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है। जी, सर्वोच्च अदालत जनता की है और ये बात कांग्रेस कह रही है। लेकिन अभी तक जब गुजरात तक ये मामला था तो कांग्रेस कहीं ना कहीं सहमी हुई दिखाई दे रही थी, ये आप सबने देखा। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी कहीं से भी डरे हुए, सहमे हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले कह दिया था कि मुझे भले जेल में रखो, लेकिन मैं जनता के लिए काम करता रहूंगा। छोटी मोटी बात नहीं। आना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी, किस रूप में आप कैसे देखते हैं आज जब एक तरफ राहुल गांधी की सज़ा सुनाई जा रही थी, सज़ा सुनाना क्या, सज़ा सुनाई जा चुकी है, खारिज, याचिका खारिज कर दी गई, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में थे जहां पर आप हैं, और भ्रष्टाचार पे वहां प्रवचन कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने लगभग वही भाषण दिया जो मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा था, खाली पेट्रोल का भाव भर नहीं गिनाया। वो एक बात बताना भूल गए कि इस 5 साल के टेन्योर में छत्तीसगढ़ शासन की विभिन्न विभागों और विभिन्न योजनाओं के चलते उन्हें 7 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जो उन्हीं की सरकार ने दिए हैं। मतलब उनकी सरकार ने भी माना है कि कई ऐसे काम हैं भूपेश बघेल सरकार के जो देश में सर्वश्रेष्ठ हैं। मिलेट मिशन की बात उन्होंने अपने मन की बात में भी की थी। मिलेट मिशन छत्तीसगढ़ ने पैदा किया है, छत्तीसगढ़ ने उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। रही बात भ्रष्टाचार की, तो उसका जवाब यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी दे दिया है कि
जो 32,000 करोड़ रुपए का राशन घोटाला है रमन सिंह की सरकार के समय का, उसकी जांच क्यों नहीं करवाते? जो एक अगस्ता हेलीकॉप्टर का घोटाला है, उसकी जांच क्यों नहीं करवाते? पनामा पेपर्स में रमन सिंह के पुत्र जी का नाम था, उसकी जांच क्यों नहीं करवाते? तो ये तो भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई किसी पर भी कभी भी कीचड़ उछाल सकता है, कोई इसका जवाब नहीं देता है। रही बात राहुल गांधी की सजा के बारे में, निश्चित रूप से बड़ा अप्रत्याशित टाइप का फैसला है, लेकिन एक बात इससे बहुत अच्छी होती है कि जो मीडिया राहुल गांधी से बहुत परहेज करता था, उसे मजबूरन उन्हें लाइमलाइट में दिखाना पड़ रहा है। चाहे आप किसी भी तरह से दिखाएं, वो तो जनता तय करेगी कि राहुल गांधी क्या है। इस देश का पुरातन इतिहास देख लें अपन, तो राम या कृष्ण या कलयुग में भी कह सकते हैं, जब भी व्यक्ति विक्टिम होता है तब उसे जनता पसंद करने लगती है। खुद मोदी जी भी इसका इस्तेमाल कई बार करते हैं कि मुझे 91 गाली दे दी, मुझे नीच कह रहे हैं, मुझे पिछड़ा कह रहे हैं, मुझे चाय वाला बोलते हैं। ये सारे 2014 के जो जुमले थे, उन्होंने मोदी को लोकप्रिय ही बनाया था उस समय। आज वही काम राहुल गांधी के साथ हो रहा है। नैतिकता और अनैतिकता की लड़ाई में वो बहुत आगे चले गए हैं। नैतिक रूप से सरकार पतन के रास्ते पर है और राहुल गांधी ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। नैतिकता की लड़ाई कृष्ण के जमाने में भी हुई। उनके अपने मामा ने उन्हें जेल भेज दिया, जेल में उनका जन्म हुआ। फिर सारी दुनिया जानती है कि वो भगवान कब बने, जब उन्होंने अपने मामा का वध कर दिया। राम भी वनवास जाने के पहले तक भगवान नहीं थे, जब वो विक्टिम हो गए भगवान बन गए। उसी तरह इंदिरा गांधी के साथ भी किया गया। उन्हें आपातकाल के मामले में जेल भेजा गया। 2.5 साल में आपातकाल को भूल गई जनता और इंदिरा गांधी की जोरदार वापसी हो गई। ये दिखाता है कि हम जब अनैतिकता और नैतिकता की लड़ाई लड़ते हैं तो इस देश की जनता भले ही कुछ पहचाने या ना पहचाने, इस लड़ाई को बहुत अच्छी तरह से पहचानती है। वो जानती है कौन अहंकारी है, कौन नैतिक मूल्यों का पालन कर रहा है। और लोकतंत्र के लिए जनता का इतना जागरूक होना काफी होता है। और वह जब भी फैसले लेती है तो लद्दाख से लेकर हमारे बस्तर के अबूझमाड़ तक एक समान फैसला आता है। फिर वो ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है या वो क्या कर रहा है। और जहां तक ये धर्म की लड़ाई है तो न्याय का जो क्षेत्र है वो प्रेमचंद के पंच परमेश्वर जैसा है। न्याय के क्षेत्र में जब भी आप अन्याय करेंगे वो जनता को बहुत तेजी से समझ में आ जाता है। ये सबको दिख रहा है कि गुजरात में अगर ये केस नहीं होता, किसी अन्य राज्य में होता, तो शायद लोअर अदालत में ही इसका फैसला हो गया होता। लेकिन अब ये फैसला आएगा उस सुप्रीम कोर्ट में जिसने प्रशांत भूषण जी को मानहानि के मुकदमे में सजा दे दी थी और सजा लेने वाला तैयार था कि मुझे सजा दे दो, मैं माफी नहीं मांगूंगा, आपको जो करना है कर लो। लगभग वैसी स्थिति फिर निर्मित हो रही है। कहने वाला फिर पहले से ही कह रहा है कि मुझे सजा दे दो, भेज दो जेल, लेकिन माफी तो नहीं मांगूंगा और जो कर रहा हूं वो करता भी रहूंगा। तो आप उस पार्लियामेंट से उसको बाहर करके क्या बिगाड़ ले पा रहे हैं? पार्लियामेंट को तो आप म्यूट कर देते हैं, उन्होंने जो कहा था उसको कार्यवाही से निकाल देते हैं, तो पार्लियामेंट में बोल के भी फायदा क्या है? लेकिन जो पार्लियामेंट से बाहर होकर के जो राहुल गांधी ने किया है उसकी प्रत्याशा शायद भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं थी। उसके बाद से मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा दिन नहीं है भारत में जिस दिन से उनका लोकप्रियता का ग्राफ ऊंचा ना उठा हो, जिनसे इनकी स्वीकार्यता नहीं बढ़ी हो। बहुत अजीब सी बात है कि जिस कार्ड को खेल करके आप सत्ता में आए थे वो कार्ड आपने दूसरे के हाथ में थमा दिया और वो कार्ड को राहुल गांधी इस समय बहुत अच्छी तरह से प्ले कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे यूसीसी लाकर आप एक बड़ा मुद्दा अपने हाथ से खोने जा रहे हैं। जिस दिन यूसीसी खत्म हो जाएगा
उस दिन आप क्या बोलेंगे? जिस दिन मुसलमान खत्म हो जाएंगे उस दिन आप क्या बोलेंगे? जिस दिन आपने बाबरी मस्जिद गिरा दी उसके बाद आपने क्या कर लिया? सवाल वही है कि आप विक्टिम कार्ड खेलने का मौका दे रहे हैं, सामने वाले को लाइमलाइट में ला रहे हैं, मान रहे हैं कि वो आपका प्रतिद्वंदी है और शिकस्त देने की स्थिति में है। राजीव जी। बिल्कुल, और परिस्थितियां जो हैं वो बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए हम लिख भी रहे हैं कि राहुल की सजा से बदल गई है 2024 की तस्वीर, बदलती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है। कैसे बदल रही है और ये सजा जब जब और अगर जैसा कह रहे हैं प्रमोद अग्रवाल जी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कहा जाए कि चलिए आप माफ़ी मांग लीजिए या एक छोटी सी सज़ा सुना दी जाए, कुछ रुपए की सज़ा सुना दी जाए, ऐसा भी अगर हो तो वो भी राहुल गांधी नहीं मानेंगे, ये तो तय मानिए। राहुल गांधी न यहाँ माफ़ी मांगने वाले हैं और न कोई भी जुर्माना अदा करने वाले हैं। तो फिर क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे? एक बड़ा सवाल है। और अगर वो जेल जाते हैं तो फिर क्या होता है? फिर परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी? अगर एक दिन के लिए भी राहुल गांधी जेल चले गए, अमलेंदु उपाध्याय जी राजनीति को कहां देखते हैं? फिर क्या इंदिरा गांधी का इतिहास दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पे 1977 का? राजीव जी, वो 77 का इतिहास दोहराया जाए या ना दोहराया जाए वो तो अलग की बात है, लेकिन मुझे डर दूसरा लग रहा है कि जो पिछले चुनाव से पहले भक्तगण चौकीदार बने थे वो कहीं चोर ना बन जाए, निकले ना लग जाए अपने ट्विटर बायो में मैं भी चोर मैं भी चोर। ये खतरा मुझको लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें उठेंगी इसके बाद तो नारे जो लगेंगे वो आप समझ सकते हैं कि अब नारे क्या लगेंगे। क्योंकि राहुल गांधी को सजा किस बात पे, बार बार बात तो ही उठेगी ना, जनता पूछेगी कि सजा किस बात पे है, मतलब राहुल गांधी जेल क्यों गए, तो जेल क्यों गए तो बात आएगी राहुल गांधी ने चोर कहा है किसी को, किसको चोर कहा है, फिर वो बात आएगी किसको चोर कहा है। अब राहुल गांधी ने सारे मोदियों को तो चोर कहा नहीं कि सारे मोदी चोर हैं, उन्होंने कहा सारे चोरों के नाम मोदी क्यों हैं। तो ये बड़ा एक मसला जो हो जाएगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरीके की राजनीति करके अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रही है और अपने लिए रास्ता जो है वो खुद दुश्वार कर रही है, कोई दूसरा उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा इस सब कामों के लिए। राहुल गांधी ने अगर कोल्हार की सभा में कुछ बोल दिया था तो लोग भूल गए थे कि कहाँ कोल्हार है और कहाँ राहुल गांधी क्या बोल के आए थे, लेकिन जैसे ही सजा का ऐलान हुआ वैसे ही लोग जो थे वो खोज खोज के ढूंढने लगे कि राहुल गांधी ने आके बोला क्या था। अब जब आने लगी सामने चीजें तो सामने आएगी कि बोला क्या था। अब जो है या तो फिर कहा जाए कि नहीं भाई ठीक है आप जो है इनको चोर नहीं कह सकते, राहुल गांधी जो है इनको चोर नहीं कह सकते, नीरव मोदी को और मेहुल चोकसी को और कौन कौन जो है वो ललित मोदी, इन सबको चोर नहीं कह सकते, ये कोई भी जो देश का पैसा लेकर के यहाँ से बाहर नहीं गया है, या तो फिर ये कहा जाए। और अगर सजा होती है राजीव इस बात पे मोहर लग जाएगी कि इसका मतलब फिर इन लोगों को अब चोर नहीं कहा जा सकता, ये भारत के बहुत ही सम्मानित नागरिक हैं, फिर इसके बाद जो है इसमें मोहर लग जाएगी। हाईकोर्ट का आदेश जो राजीव जी वो जिस तरीके से पढ़ा है जज साहब ने आदेश जो है वो साफ जाहिर करता है कि जज साहब जो है वो न्याय से ज़्यादा राजनीति कर रहे हैं। हालांकि टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि जज साहब ही कर रहे हैं राजनीति तो हमको जो उसका विश्लेषण करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये भी एक डिफेमेशन का केस बनता हो तो लगा जज साहब इस पर एक डिफेमेशन का केस, वरना वीर सावरकर शब्द इस्तेमाल करने की आवश्यकता जज साहब को क्यों पड़ गई थी। सावरकर एक विवाद का विषय हो सकती है, वो वीर भी हो सकते हैं, महावीर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर उनका नाम तो वीर सावरकर नहीं है, उनका नाम तो जो है विनायक दामोदर सावरकर है। तो अगर जज साहब विनायक दामोदर सावरकर कहते तो समझ में आता था, लेकिन अगर वीर सावरकर लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, जो मीडिया में आया वही देख के बता रहा हूँ कि उन्होंने वीर सावरकर उसमें लिखा है अपने फैसले में। तो अगर वीर सावरकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप वीर मान रहे हैं, मतलब ये आदेश जो पारित हो गया हाईकोर्ट से कि सावरकर वीर थे, इसको इसी तरीके से समझा जाए फिर, क्योंकि तो आदेश में लिख रहे हैं ना वीर सावरकर, तो ये मान लिया जाए फिर। तो यानी जज साहब जो है वो राहुल गांधी की सजा बरकरार रखते हुए एक और साथ में आदेश पारित कर रहे हैं कि अब सावरकर को वीर मान ही लिया जाना चाहिए। इसकी व्याख्या इस तरीके से भी हो सकती है, बाकी वकील लोग जो है उसकी न्यायिक व्याख्या करेंगे, हम तो जो पत्रकार होने के नाते जो है उसकी एक आम आदमी के नाते जो उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से समझा जाए। तो कुल मिला के राजीव जी जो है वो जो सवाल उठते रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई कि गुजरात में जो न्याय की प्रक्रिया है और उसी तरीके की उनको आशा थी, हो सकता है उसकी आशा रही हो नहीं रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि न्याय की आसंदी पर बैठने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो बहुत सी चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, राग द्वेष और वैचारिक विचारधारा उससे ऊपर उठ जाता है और उसके सामने जो है सिर्फ कानून होता है।
जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि इसमें नज़ीरें दी जाती हैं कि भाई पिछले एक मुकदमे में ये इस तरीके का आदेश हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की फला नज़ीर है, सुप्रीम कोर्ट की फला नज़ीर है। तो इस आदेश में पता नहीं है अभी तक कोई नज़ीर पेश की गई है कि नहीं पेश की गई है कि ये नज़ीर है वो नज़ीर है, लेकिन ये बताया गया कि चूंकि उनके ऊपर 10 मुकदमे कायम हैं। अच्छा, पूरे में मुकदमा चल रहा है, ठीक है, तो आपने कह दिया। अब पाकिस्तान में भी अगर कोई मुकदमा चल रहा हुआ राहुल गांधी के ऊपर कि राहुल गांधी ने इमरान खान को यदि कभी गाली दे दी थी, तो उसको भी फिर इसमें शामिल किया जाएगा कि ये तो आदतन अपराधी है, इमरान खान को भी गाली देते रहते हैं। तो ये सब चीजें इस तरह की शामिल करना, मुझे लगता है ये न्यायिक प्रक्रिया से बाहर की चीजें हैं जो कि इस आदेश में डाली गई हैं। सीधी बात की जा सकती थी कि इस मामले में इनकी सजा जो है वो बहाल की जाती है और इनकी याचिका खारिज की जाती है। 2 लाइन का आदेश होता, कोई चर्चा, कोई इस पर बहस ही नहीं होती, ना किसी तरीके के कोई सवाल उठते। जज साहब ने अपने जरिए जो है वो स्वयं जो है लोगों को ये मौका उपलब्ध करा दिया कि आप इस फैसले की जो है वो अपने तरीके से समीक्षा कीजिए, अपने तरीके से इसके निहितार्थ निकालिए। मुझको ऐसा लगता है राजीव जी, लेकिन कुल मिलाकर के अब बाकी चीजों की, लेकिन अब जो राजनीति इस पर चलेगी राजीव जी, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी परेशानी में बढ़ेगी। और देखिए जिस तरीके से वो अपने चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी रास्ते पे जा रही है, वो खुद मौका उपलब्ध करा रही है कि विपक्ष आगे बढ़कर के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमले करे और भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोरियां हैं, जो उनकी चीजें, वो जनता के सामने लेकर के आए और खुल करके लेकर के आए। अगर आप महाराष्ट्र में जो है, आप भोपाल में भाषण देने के बाद और महाराष्ट्र में उन्हीं लोगों को जिनके आप जो घोटाले की घोषणा कर रहे थे, ये घोटाले हैं, उनको अगर आप शामिल करते हैं तो आपके भ्रष्टाचार के सवाल उठेंगे निश्चित तौर पे। राहुल गांधी अगर चले जाती है इस मामले में जेल, या इनको सजा हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट से भी सजा बहाल रहती है, मान लीजिए 1% की ऐसा होता है कि सजा बहाल रहती है, तो भी सवाल उठेंगे फिर कि कहा क्या गया था। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो राजीव जी इन सारी चीजों को लेकर के ये स्वतः जो है ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन जाएंगे। कोई दूसरा नहीं बनाएगा, विपक्ष इनको मुद्दे नहीं बनाएगा, भारतीय जनता पार्टी स्वयं जो है वो अपने खिलाफ मुद्दे तैयार कर रही है। मुझे लगता है कि ये जो प्रशांत जी बाबर कहते हैं कि डैशबोर्ड में कमी जो है, मुझे लगता है कि इस डैशबोर्ड में कहीं कोई वायरस जो है वो घुस गया है जो मोदी जी के खिलाफ काम कर रहा है। राजीव जी, ये डैशबोर्ड कौन सा है, किसके हाथ में रिमोट है इस डैशबोर्ड का, ये प्रशांत जी को शायद पता हो, बताएंगे जब उनके पास आएंगे तो। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपसे जरा समझना चाहता हूं कि यहाँ से अब आगे कहां। विपक्षी एकता की बात हो रही है, राहुल गांधी की सज़ा बरकरार है और अब कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पे कह दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद भी है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि ये एक जन अदालत की तरह सुप्रीम कोर्ट आज की तारीख में काम कर रहा है। वहाँ से राहुल गांधी को जो उनके पक्ष में मतलब फैसला आना चाहिए। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है तब क्या स्थिति, इफ और बट वाली बात है, लेकिन तब क्या स्थिति आप देखते हैं। दूसरी तरफ एक राजनीति जो चल रही है, जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे प्रमोद अग्रवाल जी, कि जो राजनीति चल रही है उस राजनीति में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाषण देते हैं और कल वही काम करते हुए उनकी पार्टी अगर दिखाई देती है तो जनता तो सब देख रही है ना। इतनी मूर्ख तो है नहीं, हम और आप और तमाम हमारे दर्शक साथी, हम सब इतने मूर्ख तो नहीं है कि अपने को समझ में नहीं आता हो। और इतने मूर्ख वो भी नहीं हैं जो गैस से, नाले के गैस से चाय तो नहीं बना पाते हैं, लेकिन हाँ कैरोसिन या किसी और चीज़ से चाय बना के बेचते हैं, वो भी इतने मूर्ख नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या ये माना जाए। और अपनी ही बातों में फंसती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी जो भाषण दे रहे थे उसमें कह रहे थे कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, आज भी कह रहे थे। तो नहीं छोड़ूंगा मतलब अपनी पार्टी में मिला लूंगा, ये माना जाए, क्योंकि लोग अब यही कहने लगे हैं कि नहीं छोड़ूंगा किसी को दूसरी पार्टी में, एक भी भ्रष्टाचारी को किसी दूसरी पार्टी में रहने नहीं दूंगा, अपनी पार्टी में लाकर और अच्छे पदों पर बैठाऊंगा, ये माना जाए खुले तौर पे। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश का संविधान बताया और बनाया और जो लोकतांत्रिक यहाँ की परंपराएं बनाई, उसमें उन्होंने जो प्रेशर पॉइंट्स ऐसे बनाए जिसमें से जो बनी हुई भाप है वो बाहर निकले और देश की संरचना न टूटे। आज मुझे लग रहा है कि देश में वो सारे स्तंभ ढह गए। अब आप ये सोचिए, जैसे प्रेशर कुकर में सीटी होती है, उसके अंदर भाप बनती है, बाहर निकलती है, तो प्रेशर को बाहर निकालती है। और जब ये अर्थक्वेक्स होते हैं, अर्थक्वेक्स इसलिए होते हैं कि जिससे कि धरती के अंदर जो दबाव है अगर बाहर नहीं निकलेगा तो ये विस्फोट होता है। आज स्थिति ऐसी बनती जा रही है। और देखिए राजीव जी, आप मुझे बताएं, पैनलिस्ट इतने प्रबुद्ध लोग हैं, मुझे बताएं, व्हाट्सएप पे जिस चीज़ का मैं सामना करता हूं, ये कहते हैं
नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी क्योंकि हिंदू हैं इसलिए खराब नहीं। अब मैं कैसे एक शिक्षक के रूप में राजीव जी कैसे स्वीकार कर लूं कि ब्रिगेडियर उस्मान गलत आदमी थे, अब्दुल हमीद गलत आदमी थे, अशफाक उल्लाह गलत आदमी थे, सरदार भगत सिंह गलत आदमी थे क्योंकि ये हिंदू नहीं थे, ये मुसलमान और सिख थे। मैं कैसे इन भगोड़ों को जिन्होंने देश की संपदा को लूटा है, लेकिन अगर ये हिंदू थे, मैं इनका समर्थन कैसे कर दूं? तो जो ये एक व्यू रचना कर रहे हैं, देखिए राजीव जी, वास्तविकता में मैं समझता हूं भारत माता को प्यार करने वाले एक भारत के पूत की तरह समझता हूं, ये डू एंड डाई की स्थिति है देश के लिए। और जो महात्मा गांधी ने नारा दिया था, आज वो स्थिति है। अगर 2024 में देश की जनता ने विवेकपूर्ण निर्णय नहीं दिया, अगर दिया तो देश की अस्मिता बचेगी, देश की एकता और अखंडता बचेगी। लेकिन अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग के हाथ में देश चला गया, अभी तो प्रवेश शुक्ला ने एक आदिवासी के सिर पे पेशाब किया है। हम और आप जैसे लोग जो देश को प्यार करते हैं, जो देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं, ये हमारे मुंह पे भी पेशाब करेंगे और हमसे कहेंगे कि अगर या तो पैर धुलवा लो वरना तुम्हारा पैर तोड़ देंगे। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की अस्मिता को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो भावना थी उसको बचाने के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल के देश को बनाने के लिए, चंद्रशेखर आजाद बचाने के लिए हमको एकजुट होने की आवश्यकता है। और हमें ये जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, ये देश को जो टुकड़े टुकड़े गैंग देश को तोड़ रहा है और कमजोर कर रहा है, इसको हराने के लिए हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, हमें राजनीतिक पार्टी से नहीं मतलब है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कौन दुर्योधन है, कौन दुशासन है और कौन भगवान कृष्ण है। हमें भगवान कृष्ण के हाथ को मजबूत करना होगा और दुर्योधन, दुशासन जो नारियों के सम्मान के खिलाफ अपराध करते हैं और जो उनको कोई सजा नहीं होती, उनको हीनियस क्राइम नहीं माना जाता, लेकिन एक प्रकार की राजनीतिक चुनावी रैली में किए हुए भाषण पे किसी आदमी को इतना बड़ा दंड दिया जाता है। अब ये हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम राष्ट्रहित में जो देश के उचित है वो करें और धर्म को जिताएं और अधर्म को हराएं। बिल्कुल बिल्कुल, हम राजनीति नहीं करते, लेकिन राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है उस पर नजरें तो जरूर टिकी हुई हैं और वही यहाँ हम उसी का विश्लेषण कर रहे हैं, वही समझने जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है आगे। अभी तक इंतजार ये था कि राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से क्या फैसला मिलता है, उनके पक्ष में आता है फैसला या उनके खिलाफ जाता है। ये फैसला जो है उनके खिलाफ गया, लेकिन अब यहां से आगे क्या? राहुल गांधी निचली अदालत में कह चुके हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और निचली अदालत ने राहुल गांधी को सजा दे दी। 2 साल की मैक्सिमम सजा जो होती है इस केस में, डिफामेशन के केस में या कहें तो मानहानि के केस में, वो सजा मिल गई, मैक्सिमम सजा। और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि शायद मैं ही, और आप याद कीजिए कि ये बात वो लंदन में भी जाके कह चुके हैं, कैम्ब्रिज में भी कह चुके हैं, अमेरिका में भी कह चुके हैं कि शायद मैं अकेला हूं जिसको मैक्सिमम सजा, वो भी पहली बार में। ऐसा भी होता कि कोई इंसान इसी तरह के अपराध का आदी होता, ऐसे अपराध करता रहता तो एक बात होती। लेकिन आज जो फैसला आया है, उस फैसला में जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि जज साहब ने ये लिखा है कि, और प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे कि आपने जो नज़ीर पेश की है वो आने वाले समय में हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने 4 तरह, अगर फैसला आना है तो 4-10 तरह के और रिपोर्ट्स दाखिल करवा दे, ताकि जज साहब जब फैसला सुनाएं तो उसका जिक्र भी कर दें। और वो जो 4-10 तरह के जो रिपोर्ट्स हैं, FIR या जो भी हो, उसको भी एक बल मिले कि चलिए एक जज ने तो कह दिया, वो भी हाई कोर्ट के जज ने कह दिया, माफ़ी चाहूँगा जज साहब, लेकिन चूंकि ये कोर्ट का मामला है और वहाँ भी विश्लेषण ज़रूरी है, ये लोकतंत्र है इसलिए भी ज़रूरी है। और जो बात आपने लिखी है वो एक बार पढ़ के अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं, जिसमें फैसला सुनाते हुए कहा गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं, राजनीति में शुचिता की ज़रूरत है, यहाँ तक कि इस केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ केस दर्ज हुए हैं। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद वीर सावरकर के पोते द्वारा पुणे कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दायर किया गया है।
दोष सिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा। सजा सही और उचित है। निचली अदालत के फैसले में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा याचिका खारिज की जाती है। ये जज साहब का फैसला जो मीडिया में आया है, वो कॉपी हमारे पास नहीं है फैसले की कॉपी, जो फैसला मीडिया में है वही आप तक रख रहे हैं। मीनू जैन जी, यहाँ से अब उस पर भी हम लोग बहुत चर्चा कर चुके, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट भी की बात भी हम लोग सुन लिए, लेकिन अब यहाँ से आगे राहुल गांधी की राजनीति, विपक्ष की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति और इन सब के बीच मोदी जी की राजनीति कहाँ देखती? राजीव जी देखिए, राहुल गांधी की जो राजनीति है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्योंकि जा रहे हैं, जैसा सुना है कि भाई कांग्रेस जा रही है सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ, तो तब तक जो राहुल गांधी अब तक करते आ रहे थे, सड़कों पे घूम रहे हैं, जिसको कहते हैं आदमी सड़क का बने हुए हैं, सड़क के लोगों से मिल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का दुख दर्द बांट रहे हैं, मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं, वो यही करते रहेंगे। राहुल गांधी यही करते रहेंगे। और इसमें कांग्रेस की राजनीति जो होगी उसमें देखिए जो बात आ रही है कि विक्टिम कार्ड, देखिए इसमें कार्ड की बात ही नहीं है। ये विक्टिम कार्ड खेलना तो वो है कि जहां पे वास्तव में तो कुछ हुआ नहीं है आपके साथ बुरा और आप जानबूझ के नाटक कर रहे हैं। यहाँ बहुत बुरा हो रहा है एक व्यक्ति के साथ, मतलब आप उसको इतनी बुरी तरह से नेस्तनाबूद करने की हर सूरत में कोशिश कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस को डेफिनेटली इस बात को उठाना पड़ेगा। और अगर राहुल गांधी ने, मैं तो आज कहती हूँ इस घोषणा, इस फैसले के बाद अगर राहुल गांधी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पे, चाहे उन्होंने इस बात को उठाया था या नहीं उठाया था, मैं कहती हूँ अब उठाया जाना चाहिए इस बात को कि यहाँ लोकतंत्र का और विपक्ष का क्या हाल है। लोकतंत्र में विपक्ष जो कि सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट होता है लोकतंत्र का, कि उसको किस तरीके से चुप कराने की, उसको किस तरह से उसका गला घोटने की, आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है। ये उसी मुहिम का एक हिस्सा है कि राहुल गांधी अगर इससे आउट हो जाते हैं, समझिए, आप मानिए, आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी इलेक्शन आने के नजदीक तक भी नहीं आ पाता है, तो क्या स्थिति होगी? क्या मतलब जो आज का हाईकोर्ट का फैसला, उस हिसाब से तो राहुल गांधी ना तो कोई उसमें बोल सकते हैं, संसद में नहीं बोल सकते वो अपनी बात रखने के लिए, वो किसी पद पे नहीं है, किस हैसियत से बोले? हालांकि राहुल गांधी स्टार कैंपेनर अभी भी रहेंगे, कांग्रेस के जो जितने भी चुनाव प्रचार होंगे उनमें स्टार कैंपेनर रहेंगे, लेकिन एक तलवार लटकी हुई है सिर के ऊपर। और जो बात आ रही है कि राहुल गांधी जेल चले जाए, मैं बहुत देख रही हूँ सोशल मीडिया पे कि चले जाए, गांधी जी ने भी जुर्माना भरने से मना कर दिया था। अरे भाई, गुजरात की जेल में जाना, मैं शब्दों का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहती हूँ, आप समझ लीजिए, मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ती हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स कर लें कि गुजरात की जेल में जाना मतलब डैश 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 डैश। तो ये चीज कहना आसान है, तो कि राहुल गांधी जेल चले जाए, और क्यों चले जाए, क्या कर दिया है राहुल गांधी ने? मैं तो ये कहती हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट को न्याय करना है बराबरी का, तो जो आज तक जर्सी गाय का बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी, कांग्रेस की विधवा, और जो इस तरह के जो जुमले इस्तेमाल किए गए हैं, उनका भी सुओ मोटो ले सुप्रीम कोर्ट, और तब करे न्याय कि आ जाइए, सबके लिए आइए, अब सब लाइए, सारे विपक्षी दल और सारे सत्तारूढ़ दल अब अपनी याचिकाएं डालें, उसके बेस पे हम न्याय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट विपक्ष को भी मौका दे कहने का कि भाई ये जुमले इन्होंने उछाल रखे हैं, अश्लील जुमले। एक स्त्री को आप जर्सी गाय कह रहे हैं, कितनी नीचता भरा कमेंट आपने दिया है, और उसके ऊपर आप ठेकेदार लंबरदार बन रहे हैं कि आप नैतिकता के लंबरदार हैं। और वो नीरव मोदी की रही जो बात, वो तो जैन है, नीरव मोदी तो जैन है, कहां से आ गया पिछड़ी जाति का वो। और मोदी पहले भी हम आप क्या कह चुके हैं आपकी इसी चैनल पे कि मोदी जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात में भी होते हैं और राजस्थान में भी होते हैं, और मोदी जो है जैन भी होते हैं, पिछड़ी जाति के भी होते हैं और पारसी भी होते हैं। तो
कौन कौन से मोदी की, जरा ये तो डिफाइन कर देते कि भाई कौन कौन से मोदी की आहत, कौन कौन से वाले की आहत हुई है और कौन से वाले की नहीं हुई है भावना आहत। मतलब सोनिया गांधी की कोई भावना नहीं है, सोनिया गांधी पत्थर की बनी हुई है, राहुल गांधी पत्थर का बना हुआ है, उसकी कोई भावना नहीं है। आप उसको मर्जी जो मर्जी आई चॉइसेस ऑफ एक्सप्लेटिव्स आप यूज करें। और जो प्रशांत टंडन जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि गुजरात की जो न्यायपालिका है उसकी स्थिति का संज्ञान ले कि हो क्या रहा है वहां पे, उस हिसाब से तो लगता है कि गुजरात की जनता ने जो 156 सीटें दी है वो किस कारण से दी होंगी। आज समझ में आता है कि किस चीज का साम्राज्य है वहां पे। तो ये और जो इनका असली मकसद है, देखिए मैं आपके चैनल पे कई बार कह चुकी हूं कि इनका 2024 के इलेक्शन से पहले सारे विपक्षी नेताओं को, जो मुख्य नेता है उनके फर्स्ट लाइन, उनको जेल में भेजने का इनका प्रोग्राम है। उसमें सब जाएंगे, आप ये मान के चलिए। और रही बात ये भ्रष्टाचार के ऊपर मोदी जी की कि आज फिर छत्तीसगढ़ में बोल रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि जब मध्य प्रदेश में बोले और उसके अगले एक दिन छोड़ के अगले दिन इन्होंने महाराष्ट्र में इतने सारे भ्रष्टाचार के तथाकथित आरोपों वाले नेताओं को अपनी सरकार में शामिल कर लिया और उसकी खूब लानत मलानत हो रही है। जब से मीडिया में सब बोल रहे हैं कि कैसे मोदी जी ने उन भ्रष्टाचारियों को पाक साफ मान के अपनी महाराष्ट्र की सरकार, भाजपा सरकार में शामिल कर लिया, और उसके बाद फिर मोदी जी छत्तीसगढ़ में वही बात दोहरा रहे हैं। तो कहीं मोदी जी को कोई सेलेक्टिव डिमेंशिया तो नहीं हो गया है कि भूल जाते हो बात कह के, या यही भूल जाते हैं कि मैंने अभी कल महाराष्ट्र में शामिल कर रहे हैं भ्रष्टाचारी अपने मंत्रिमंडल में, और वो छत्तीसगढ़ में फिर कहने लगे उसी बात को। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भूलने की बीमारी तो नहीं हो गई उनको, हो जाती है कई बार, ये कोई किसी इंसान के बस में नहीं है, मजाक नहीं उड़ा रही हूं इस बीमारी का, लेकिन कई बार हो जाता है इस तरीके का जो प्रॉब्लम इंसान के साथ हो जाती है। तो क्योंकि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार की बात इतने दमखम के साथ कर रहे हैं और वो साथ साथ अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं लोगों को, ये बात गले नहीं उतरती है, या मोदी जी को पता नहीं है महाराष्ट्र के घटनाक्रम क्या हो रहा है। तो देखिए देश की राजनीति तो इस तरफ जा रही है कि विपक्ष रहित राजनीति, विपक्ष के नेता खत्म, और उसमें अब जो सेकंड रंग लीडरशिप है वो तैयार रखे सभी विपक्ष, और इसमें जनता को आगे आना होगा। जो हम आपके दर्शकों से भी अपील करते हैं कि आवाज उठाइए और पुरजोर उठाइए, और नई आवाज भी उठानी है आपकी, तो जो घटनाक्रम है उसके ऊपर पैनी नजर रखिए और उसको आलोचनात्मक ढंग से देखिए। जो भी सरकारें कर रही हैं, वो चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, उन पे नजर रखिए और 2024 में अपना मन बनाइए सोच समझ के कि आप क्या चाहते हैं। आप व्यक्तिगत आजादी चाहते हैं या इस देश में लोकतंत्र चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर दर्शक भी लोकतंत्र नहीं चाहते हैं तो स्वतंत्र है, जो करना है उनको वो करें, लेकिन अगर लोकतंत्र चाहते हैं तो अपना सोच समझ के निर्णय लें। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गंभीर मसले को यहाँ आप उठा रही हैं, और दो तीन बातें बहुत गंभीर जिस पे चर्चा भी होना चाहिए। और प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूँ। राहुल गांधी अगर जेल चले जाते हैं तो, गुजरात के जेल में चले जाते हैं तब, ये गंभीर मसला है। दूसरा जो मीनू जी कह रही हैं कि कई सारे वरिष्ठ नेता हो सकता है कि 2024 से पहले जेल में हों। हमारे एक साथी बहुत गंभीरता से हमें देखते हैं, हालांकि वो हमेशा हमारे खिलाफ ही बात लिखते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके चैनल पर गुजरात हाई कोर्ट की अवमानना हो रही है। अब ये खैर अपनी अपनी मर्जी है, और इतनी स्वतंत्रता इस लोकतंत्र में है, हमारे संविधान में है कि सही को सही और गलत को गलत कहा जाए। जो हुआ उसका विश्लेषण करना हम पत्रकारों को सिखाया जाता है, तो ये उनके लिए कह रहा हूँ। संविधान के रक्षक नाम से हमारे साथ जुड़ते हैं, एक हैंडल उनका नाम है संविधान के रक्षक। संविधान की रक्षा कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन अवमानना वाली बात जो है वो अगर आप सुनेंगे, हमने तो अभी कुछ नहीं कहा है, लोग बहुत कुछ कह जाते हैं, और जो कह रहे हैं उसमें ये सब बातें भी हैं कि एक महिला की दीदी और दीदी, ये अपमान नहीं है।
50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये अपमान नहीं है, जर्सी गाय ये अपमान नहीं है। ये किस देश के लोग और किस देश में इस बारे में आप लोग बात क्यों नहीं करते? वन साइडेड सुनना चाहते हैं आप ये सुनना चाहते हैं कि हम सिर्फ तारीफ के पुल बांधते रहें, यही सुनना चाहते हैं आप? अगर ये सुनना चाहते हैं तो माफी चाहूंगा, आप हमारे चैनल से चले जाइए। खैर, आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, ये बातें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, इसलिए कहना ज़रूरी है क्योंकि हम किसी की अवमानना नहीं करते हैं और गलती मुझे बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए मैं थोड़ा अपनी बात रख देता हूं कि अगर कोई गलत कहे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। ये बचपन से सीखा वैसा ही है, क्योंकि कोई सामने गलत कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो, मैंने अगर गलती की है मैं तुरंत दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। लेकिन अगर सामने वाला गलत कह रहा है, गलत आरोप लगा रहा है, हमारे पैनलिस्टों पे गलत आरोप लगा रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं। और मैं पैरेलली कहता हूं कि हमारा कमेंट बॉक्स जो है वो इस कार्यक्रम का हिस्सा है, वो इंटरटेनमेंट का हिस्सा नहीं है, कार्यक्रम का हिस्सा है। ये शुरुआत से, आज से नहीं, पिछले 5 साल से ये प्रोग्राम कर रहा हूं, तब से इस हिस्से को बनाए रखा हूं। प्रशांत टंडन जी, आपसे समझना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी अगर जेल चले गए तो क्या होगा, और राहुल गांधी को जेल क्यों जाना चाहिए? यह भी एक सवाल है, क्यों जाना चाहिए? गलत तो किया नहीं राहुल गांधी ने, तो क्यों जाना चाहिए जेल? और अगर राहुल गांधी जेल जा रहे हैं, सपोज जा रहे हैं, तो फिर क्या बनता है, क्या परिस्थितियां बनती हैं? क्या सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पार्टी विशेष के लिए है या देश की जनता भी है सामने? यह सवाल भी तो उठता है। जरा जो उन्होंने बात कही हमारे दर्शक ने, उनको मैं बता दूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1976 इसको पढ़ लें और एक प्लेट छोला भटूरा से कम पैसे में मिलेगा, उसको ले लें। उसका सेक्शन 3 पढ़ लें कि पत्रकारों को क्या आज़ादी है, और उसी आज़ादी के तहत जो है हम ये काम यहाँ पे कर रहे हैं। भारत के संविधान के 4 दीवारी के अंदर ये काम कर रहे हैं, और संविधान के अलावा जो शिष्टता का पैमाना है, जो मर्यादा का पैमाना है, उसके अंतर्गत ये काम कर रहे हैं। हम जज साहब के फैसले पर बात कर रहे हैं। जज साहब के लिए वैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जैसे शब्दों का इस्तेमाल मोदी जी अपने प्रतिद्वंदी नेताओं के लिए करते हैं रैलियों से। एक बात। दूसरी बात कि जो आपने कहा कि राहुल गांधी जेल चले जाएं, देखिए बड़ा ये भोलेपन का और मैं कहूँ कि बहुत इनोसेंट विचार है। इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी जेल गई थी तो वो वापस आ गई सत्ता में, इमरजेंसी में कुछ लोग जेल गए थे वो सत्ता में आ गए, महात्मा गांधी जेल गए थे, सब बातें हो रही हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं। राजीव जी, जिस दौर में हम रह रहे हैं ये सामान्य लोग नहीं हैं। लालू यादव अपनी किडनी खराब करवा के जेल से बाहर आए हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करा के अपनी बेटी की किडनी पे वो जीवित हैं। तो इसलिए इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। दूसरी बात की देखिए, कांग्रेस पार्टी को अभी तक जो आदत थी, जो कभी कभी शकील जी कहते हैं वो बिल्कुल सच कहते हैं, कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को संघर्ष करने की आदत नहीं थी, और विपक्ष को भी बीमारी लग गई, बाकी विपक्ष को भी, कि वो ये चाहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी से सरकार चली जाए, सरकार अपने कुकर्मों से, अपने बोझ से सरकार गिर जाए और हम सत्ता में आ जाएं। अब वैसा नहीं है, आपको सड़क पर उतर के लड़ना होगा। यही काम राहुल गांधी कर रहे हैं, इंगेज करना होगा लोगों से। और दूसरी बात, जब इस तरीके के फैसले आते हैं, कहूंगा कि बेसिरपैर के फैसले आते हैं, जब इस तरीके के फैसले आते हैं तो देश में एक मंथन चलता है। ये हमारे सामने देश के सिस्टम की एमआरआई आती है कि बीमारी कितनी गहरी है और उसका इलाज कैसे होना है।
तो पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके के जब फैसले आते हैं, इस तरीके के काम होते हैं, जब ईडी सीबीआई जाता है, जब विधायक खरीदे जाते हैं, सरकारें पार्टियां तोड़ी जाती हैं, तब समझ में आता है कि संविधान और कानून में खामियां कहाँ हैं। जब इस तरीके के फैसले आते हैं तो हमको लगता है कि जुडिशरी की हालत क्या है। तो ये सिस्टम का एमआरआई हमको मिलता है, एक्सरे मिलता है, हमको दिखाई दे रहा है सबको, देश को पूरे, कि सिस्टम में कितना सड़न आ चुकी है, कितना सिस्टम गल चुका है और इसको कैसे ठीक किया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि इस तरीके के फैसले जब आए तो उसमें जनता के बीच में जाके संवाद किया जाए और पब्लिक ओपिनियन बनाई जाए। जनता भी देख रही है, हम सब देख रहे हैं, और इससे लोकतंत्र भी मजबूत होता है। आप सोचिए कि अगर ऐसे फैसले नहीं आएंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि ऐसे फैसले भी आ सकते हैं, कि वीर सावरकर फैसले का हिस्सा हो जाएंगे कंप्लेंट के आधार पर। मतलब मैंने अपने लाइफ में ऐसा जजमेंट नहीं पढ़ा है राजीव जी। मैं 1995 से सुप्रीम कोर्ट कवर करता हूँ, उसके पहले मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्टिंग कर चुका हूँ कई साल। तो कॉलम लिखता था वहां पे जुडिशरी पे। तो मैंने ऐसे फैसले मेरी निगाह से कभी नहीं गुजरे हैं। मैं पूछूंगा अपने वकील साथियों से कि कभी ऐसा देखा है क्या। कुल मिला के ये कि जनता के बीच में जाएं, और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। ये पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिचार्ज करेगा राजीव जी। ये बड़ी बात है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी को ये जो फैसला है वो रिचार्ज करेगा, और ये रिचार्ज करके कहां तक जा रहा है, आज की तारीख में किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शकील अख्तर जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, यहां से कांग्रेस को कहां जाते हुए देख रहे हैं आप। विपक्षी एकता की बात हो रही है, इसी महीने की 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु में विपक्षी एकता के एक मजबूत गठजोड़ को हम देखने वाले हैं, जैसा कह रहे हैं ये लोग। और कल ही शरद पवार से मिलने राहुल गांधी पहुंचे थे। आज की तारीख में लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं। राहुल गांधी की सजा की बात हो ही रही है। अभी शाम तक कुछ और डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे। जब कल हम शाम को बैठेंगे तो कुछ और डेवलपमेंट के साथ आपके बीच रहेंगे हम। तो बहुत तेजी से घटनाक्रम को बदलते हुए देख रहे हैं। वैसे में ये जो आज का फैसला है, और जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जोड़ी हुई जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि 1995, 94, 95 से लगातार जुडिशरी को कवर कर रहे हैं, उसके बाद भी इस ढंग के फैसले को नहीं देखे। राजीव जी, बहुत सारी बातें हो गई हैं, हम एक एक करके कुछ बातों पे बोलना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो 2 साल मैक्सिमम सज़ा देने की बात है, ये सबसे पहले हमारे चैनल पे हम ही लोगों ने की थी। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ कि ये आज तक के इतिहास में जब से ये कानून बना है 2 साल की मैक्सिमम सज़ा किसी को आज तक मानहानि के केस में नहीं दी गई है। ये हमारे यहीं की गई थी, और हमें कोट करते हुए, आपके चैनल को कोट करते हुए ये बात बाकी सब जगह कही गई थी। तो ये जो है क्रेडिट आपके खाते में जाता है। नंबर 2, दूसरी बात जो कही प्रशांत जी ने कि कांग्रेस संघर्ष नहीं करती थी, ये बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस अभी तक ये समझती रही कि वो स्टेपनी है। पहिया ख़राब होगा, जनता अपने आप आएगी, स्टेपनी मांगेगी, लगाएगी और कांग्रेस को हाथ जोड़ के वापस ले जाएगी। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उसकी नींद खुली है। उसे लगा है कि नहीं, सड़क पे उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और उसी के बाद आपने देखा कि हिमाचल कांग्रेस जीती है। उसी दौर में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, हिमाचल कांग्रेस ने जीता, उसके बाद कर्नाटक जीता। तो कांग्रेस तो, अभी मीनू जी ने एक बात कही, अब कितनी बातें कहें, कि आलू वाली बात न केवल बीजेपी के लोगों ने उसको प्रचारित किया, बल्कि कांग्रेस के लोगों ने भी उसको प्रचारित किया। कांग्रेस के तमाम लोग वो वीडियो दिखाते थे और कहते थे कि देखिए हमारे नेता जो हैं वो इस तरह की बात करते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने मीडिया से उनको उकसा के राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल पूछवाया कि आपको पप्पू क्यों कहते हैं। राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, जवाब देते हैं। राहुल गांधी तो विचलित नहीं होते, न घबराते हैं, न भागते हैं सवालों से। मगर ये कांग्रेस के नेता
जो हम कल कह भी रहे थे राजीव जी से कि अगर ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं होती तो ये तो निपटा चुके थे राहुल गांधी को। 2019 में राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था इन्हीं की वजह से। राहुल गांधी को उम्मीद थी कि उनके साथ साथ बाकी लोग भी इस्तीफा देंगे, लेकिन ये अकेले रह गए। किसी ने नहीं दिया। वो अगर राहुल गांधी ये यात्रा शुरू नहीं करते तो G23 तो बनी गया था ना। उन्हें सिर्फ इससे चैन नहीं मिला था कि राहुल ने इस्तीफा दे दिया 2019 में, उसके बाद G23 बना है। वो कहते थे कि राहुल गांधी को सोनिया जी प्रेसिडेंट थी, क्या कहा था सोनिया गांधी ने बहुत सारी मुलाकातें करनी ना इन लोगों से। वो क्या कहते थे कि राहुल गांधी को अब राजनीति से निकाल दो, हटा दो, सीने से हटा दो, हम आपके साथ हैं। तो अगर ये राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं करते तो देखिए राहुल गांधी का बीजेपी ने कोई नुकसान नहीं किया है। राहुल गांधी का जितना नुकसान किया है वो कांग्रेस के नेताओं ने किया है और आगे भी करेंगे। ये भी हम बता देते हैं, आज भी राहुल गांधी के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें राहुल गांधी की, कांग्रेस की, नेहरू गांधी परिवार की कोई चिंता नहीं है। मतलब कहना नहीं चाहते हम, कई बातें हैं और वक्त आने पे सब सामने आएंगी। तो वो हमेशा इस मौके की तलाश में रहते हैं कि मुझे अच्छी से अच्छी कुर्सी कैसे मिल जाए। कांग्रेस में इसको कहते हैं एडजस्ट करना और कराना। हर आदमी, बड़े से बड़ा नेता भी, बड़े से बड़े नेता का मतलब सोनिया गांधी के बाद सबसे टॉप 5 नेताओं के नाम ले सकते हैं, 7-10 नेताओं के नाम ले सकते हैं और नाम लेके मैं सबूतों के कह सकते हैं इस बात को। एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। एक नाम बता ही देते, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने के लिए। जब प्रणब मुखर्जी का नाम आ गया तो अरुण जेटली, ये सब ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं हम, सब लिखी हुई है हमारी, सब कागजों पे लिख चुके हैं, अखबारों में खबर लिख चुके हैं और टीवी बोल चुके हैं। अरुण जेटली ने ये कहा और हमसे कहा सेंट्रल हॉल में बैठ के कि देखिए हम कहते थे वो हो गया। हमने कहा है मालूम है। अरुण जेटली ने हमसे कहा था कि हम बीजेपी का आदमी तो राष्ट्रपति के चुनाव में जिता नहीं सकते, लेकिन ये इंश्योर करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि जो भी आदमी राष्ट्रपति बने वो नॉन सोनियाइट हो। और प्रणब मुखर्जी का नाम आ गया। प्रणब मुखर्जी नॉन सोनियाइट हैं और उन्होंने साबित कर दिया। जैसे ही राष्ट्रपति पद से हटे सीधे कहाँ गए, नागपुर। तो सबसे टॉप नेता थे जिनकी बड़ी ख्वाहिश थी और अभी भी उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, कहते हैं उन्हें प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया। हम 10 बार इस जवाब को लिख चुके हैं, इसलिए नहीं बनाया कि वो नागपुर हो आए थे, बनते तब भी हो जाते। तो कांग्रेस में उसके बाद वाले नेता का नाम बता सकते हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो ये कांग्रेस के नेता जो हैं हमेशा से, जब तक इंदिरा गांधी का डर था, इंदिरा गांधी के साथ रहे, लेकिन जैसे ही इनको थोड़ी सी आज़ादी मिल जाती, जो सोनिया गांधी ने इनको बहुत दी। सोनिया गांधी 2004 में इस कांग्रेस को लाई थी सत्ता में, किसी को उम्मीद नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी का तो वाकई एक जलवा था, वो कई तरह से लोगों ने स्वीकार करते थे जी, लेकिन उनको हरा के सोनिया गांधी वापस लाई और सब कुछ इनको सौंप दिया। तो खैर बात बहुत सारी हैं, 1-2 बातें और के हम खत्म करते हैं। ये एक जो दूसरी बात हो रही थी जेल जाने की, तो ये भी हम लिख चुके हैं कि ये जेल जाने का मौसम नहीं है, जो मीनू जी कह रही थी और जो प्रशांत जी कह रहे थे। बिल्कुल। जेल को जो लोग नज़दीक से जानते हैं वो इस बात को जानते हैं। पहले जो एक्टिविस्ट होता था आराम से जेल जाता था, नारे लगाता हुआ जाता था जेल पे, खुश होते हुए जाता था, किसी को परवाह नहीं होती थी। और एक बात और बता दें, ये किताबों में लिखी हुई बात है, इसलिए किसी में भी कोई विवाद की बात नहीं है। जो हमारे साथी, हमारे दोस्त इमरजेंसी में जेल गए थे, वो सब वज़न बढ़ा के वापस आए थे, सबने लिखा है। शुद्ध, हाँ, ये सब कागज़ पे लिखी हुई बातें सारी। शुद्ध घी मिलता था, नॉनवेज की भी मीनू जी बात कर रही थी पहले ऑफ द रिकॉर्ड की, मैं नहीं खाती हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो नॉनवेज मिलता था, कसरत करते थे, सब वेट बढ़ा के आए हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को जेल में कभी कोई परेशानी नहीं होती थी, बी क्लास मिलती थी उनको। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए बी क्लास है, वहाँ पे उनको सेवा के लिए आदमी मिलता था, तो सारी सुविधाएं थी। तो ये जेल जाने का मौसम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और ये बात तो है ही कि जेल जाएं क्यों आखिर, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है मीनू जी की, बहुत सारे लोग जा सकते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते। और इससे भी आगे की बात हम बता रहे हैं, जो उन्होंने सोच रखा है हर हाल में 2024 जीतना, तो कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है कि राहुल के प्रचार करने पर भी पाबंदी लगा दी जाए, ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग सिर्फ एक कागज़ के पे लिख के कर सकता है, सब होगा। लेकिन इससे जो सवाल आखिरी में राजीव पूछा था, होगा क्या, इससे होगा वही कि जनता के मन में और ज़्यादा गुस्सा पैदा होगा और राहुल के प्रति लोगों में और ज़्यादा विश्वास जगेगा
और राहुल तो निडर हैं, निर्भय हैं, तो राहुल के बारे में तो कुछ कहना मतलब ज़रूरत ही नहीं है कि राहुल क्या करेंगे। राहुल अपनी पूरी ताकत से उसी तरह लड़ेंगे और मजबूरी में सारा विपक्ष उनके साथ आएगा, कांग्रेस तो उनके साथ मतलब आएगी ही आएगी। और इसलिए ये 2024 की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और इसको मोदी जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पहले तो 4 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छी लीड करने जा रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और इसके बाद जो आत्मविश्वास आएगा तो जितने भी विपक्ष है वो सब राहुल गांधी के साथ आएंगे। इसलिए 2024 की लड़ाई में मोदी जी भी कोई भी दांव ऐसा नहीं है जिसको खेलने से परहेज करेंगे। वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, हर कोशिश करेंगे और कांग्रेस को ये समझ के काम करना चाहिए। कांग्रेस में बहुत सारी कमियां हैं, हम सबको मालूम है, बहुत सारी परेशानियां हैं। राहुल गांधी के आसपास आज भी ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी के लिए समस्या बन जाते हैं। वो सब देख के कांग्रेस को इसकी तैयारी करना पड़ेगी। और ये जो मीडिया है, इस मीडिया को कांग्रेस को बहुत ज़रूरी रूप से देखना चाहिए। मीडिया सबसे ज़्यादा उसके ऊपर हमलावर होगा, व्हाट्सएप ग्रुप एंड मीडिया। और एक यूट्यूब में और उन्होंने शुरू कर दिया है, आप सबको मालूम ही होगा, नहीं मालूम हो तो हम बता देते हैं कि तमाम यूट्यूब चैनल में आजकल सरकार जो है या सत्ता पक्ष जो है वो अपने लोगों को पहुंचाकर उनके प्रोग्राम दिखा रही है। क्योंकि एक बात मार्केट में आ गई थी कि सब यूट्यूब से ही दिखाते हैं। अरे राजीव जी सही दिखाते हैं, सब लोग थोड़े यूट्यूब वाले सही दिखाते हैं। ये डीबी लाइव पे बैठ के प्रशांत जी और मीनू जी और स्वामी जी और अग्रवाल जी और अमलेंदु जी सही बोलते हैं, सब लोग थोड़ी सही बोलते हैं। तो यूट्यूब भी अगर गोदी मीडिया की तरह कहानी को ट्विस्ट करके बताने लगा, एक नैरेटिव बताने लगा, झूठी तस्वीरें बताने लगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये कांग्रेस को समझना चाहिए, विपक्षी दल को समझना चाहिए कि मीडिया जो है एक बहुत बड़ा हथियार बनने वाला है और मीडिया के ज़रिए अपनी बात ठीक तरीके से कहना उनको आना चाहिए। अब समय बहुत ज़्यादा हो गया, जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इसकी बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और यहाँ जोड़ दूँ, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक, इंस्टाग्राम जिस कंपनी का है उस कंपनी ने एक और अपनी सरकार के लिए एक रास्ता जो है वो आसान करने के लिए एक लेके आ गया है, बिल्कुल जस्ट लाइक ट्विटर, नाम है थ्रेड्स। तो आप इंतज़ार कीजिए कि आने वाले समय में ट्विटर पर अगर सरकार एलन मस्क को अपने हिसाब से नहीं ढाल पाई, नहीं कर पाई तो थ्रेड तो है ही, तो थ्रेड्स वो है, देख सकते हैं। प्रचार ही सही, लेकिन बता रहा हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है और ये आप तक रहना चाहिए। क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा प्रोफेसर प्रमोद अग्रवाल जी आपसे। और इसमें सबसे बड़ी बात जो यहाँ कह रहे थे हमारे साथी शकील अख्तर जी, राहुल गांधी की लड़ाई जो है वो एक नहीं है, चौतरफा है। अगर ऐसे देखा जाए तो चौतरफा में क्या, राहुल गांधी को अंदरूनी लड़ाई भी जीतनी है, उससे भी पार पाना है, राहुल गांधी को बाहर की लड़ाई भी जीतनी है जो कांग्रेस के खिलाफ हैं उनसे भी, और राहुल गांधी को कानूनी लड़ाई भी जीतनी है। और इन सब को अगर दूसरी तरफ रख करके जनता के बीच देखा जाए तो हमने देखा कि सीधा कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक राहुल गांधी ने वो लड़ाई कहीं ना कहीं जनता के बीच की लड़ाई जीत ली है, दिल जीत लिया है। और इसीलिए अब नफरत और मोहब्बत की बात होने लगी है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हो रही है। आपका आखिरी क्लोजिंग कमेंट। राहुल गांधी के लिए जो आपने कहा कि जनता की लड़ाई जो थी वो जीत चुके हैं, सबसे महत्वपूर्ण वही है। पार्टी के अंदर मतभेद होना निश्चित रूप से जाहिर करता है कि एक तो वहां पर लोकतंत्र कायम है और दूसरा यह है कि बात कहने की थोड़ी बहुत आजादी तो है। मैं एक सवाल और करना चाह रहा था, मेरे दिमाग में आया था कि कश्मीर के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने महात्मा गांधी के लिए कहा कि वो उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। यह संवैधानिक पद पर बैठने के बाद उन्होंने कहा है, राज्यपाल होते हुए, जिस पर एक मुकदमा कायम हुआ है ग्वालियर में कि एक मानहानि का मुकदमा ही है वो भी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही बहुत तेजी से नहीं हो रही है जिस तरह से राहुल गांधी के मामले में हुई थी। ना ही उन्होंने अभी तक कोई माफी मांगी है इस बारे में कि मैंने गलत कहा था, जबकि सारी दुनिया जानती है कि महात्मा गांधी जी बैरिस्टर थे। एक और बात कहना चाहूंगा कि आज एक
लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, पेशाब करने वाले कांड पर उन्होंने एक मीम प्रसारित किया हुआ है अपने ट्विटर पर, जिसमें आरएसएस जैसी वर्दी पहनकर व्यक्ति एक आदिवासी पर पेशाब कर रहा है, वो मीम है। उस पर भोपाल में भी एक जुर्म कायम हुआ है कि नेहा सिंह राठौर ने आरएसएस का अपमान किया है। मतलब अब कपड़े पहनना पर भी जुर्म होता जा रहा है। कपड़े उतार के घूमिए, अगर आप कपड़े पहनेंगे तो वो मोदी जी का ड्रेस है, आरएसएस का ड्रेस है, अमित शाह का ड्रेस है करके भी आप पर मुकदमे कायम हो सकते हैं। उसी तरह का एक मीम अमित मालवीय जी ने एक हफ्ता पहले जारी किया था, वो भी आपको बताता हूं। अमित मालवीय जी ने मोदी जी को पत्ते खेलते हुए दिखाया था, जिसके पीछे राहुल गांधी आईना लेकर खड़े हैं और वो पत्ते जिनसे खेल रहे थे वो चीन, नेपाल और पाकिस्तान थे। उस मीम पर किसी को आपत्ति नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री पत्ते खेलते हुए दिखाया जा रहा है। ये बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर था, बाद में उन्होंने डिलीट भी किया, लेकिन जब तक जो होना था वो हो चुका था। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। मीनू जी जो कह रही थी कि ये कुछ भी कर सकते हैं, मेरे को भी, आपको भी, किसी को भी जेल में भेज सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फैसला फिर लोकतंत्र में जनता के हाथ में आ जाता है। जनता क्या चाहती है यह निर्धारित होना चाहिए, और यह निर्धारित लगातार हो रहा है। आप देख रहे हैं हिमाचल में निर्धारित हो गया, कर्नाटका में हो गया, तेलंगाना की भीड़ आपने खुद ही देखी है। छत्तीसगढ़ में आज मोदी जी की सभा को अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो लगभग 5 साल बाद वो आए थे। 5 साल पहले जब वो आए थे और आज जो आए थे उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। उस समय जो भीड़ थी वह स्वस्फूर्त भीड़ थी। अब की बार लोग लाए जाते रहे हैं, लाते लाते 2 लोग मारे भी गए हैं आज एक एक्सीडेंट में, और वो 5 मंत्रियों के साथ आए थे आज। अब वो भरोसा टूट रहा है कि अकेला सब पर भारी है। अब सब पर भारी नहीं है अकेला, 5-5 मंत्री लेकर चल रहा है। 5 मंत्रियों को बोलने नहीं दिया गया, मंच पर सजा कर रखा गया, अलग अलग उनसे शासकीय कार्यक्रम कराए गए, लेकिन कहीं पर भी भाषण देने नहीं दिया गया। इसका मतलब साफ है, कमांड हमारे पास रहने चाहिए, मुखौटे लगातार बदलते रहने चाहिए। अब मुखौटा बदलने की अंदर से उनके अंदर भी बात उठ रही है, उनकी पार्टी में उठ रही है। ये बात तो धीरे धीरे समझ में आने लगी है कि क्या क्या हर बार मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा सकता है या नहीं लड़ा जा सकता। तो जहां विरोधाभास होगा वहां तो ये सब बातें आएंगी ही। राहुल गांधी के साथ यही स्थिति है। एक तो सत्ता में नहीं है पार्टी, सत्ता में नहीं होने से बहुत लोग जो कांग्रेस में ये मानते थे कि कांग्रेस में रहना सत्ता में रहना है, उनको तकलीफें बढ़ गई थी। वो तकलीफें सहन नहीं कर पाए, धीरे धीरे छोड़ते चले गए। ये कांग्रेस के लिए बहुत शुभदायक हुआ। छत्तीसगढ़ में ऐसा ही हुआ था। अजीत जोगी साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया था पहली बार जब छत्तीसगढ़ बना। अजीत जोगी साहब भी चाहते थे कि वो परमानेंट मुख्यमंत्री रहें, इसलिए उन्होंने जब 2003 का इलेक्शन हुआ तो कई ऐसे नेता पुत्र थे जिनको वो जीतने देना नहीं चाहते थे। उनको ये विश्वास था कि सरकार उन्हीं की बनेगी, और उस चक्कर में उन्होंने उनको बीजेपी से मिलकर हरवा दिया। हालात ये हुए कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन जैसे ही अजीत जोगी कांग्रेस से बाहर हुए, कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो गई। तो कई बार इस तरह के नेताओं का चला जाना या उनका विरोधी हो जाना ज्यादा अच्छा होता है पार्टी के लिए। राहुल गांधी ने, मैं समझता हूं कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई तो जीत ली है, बुरी तरह से जीत ली है। अब तो यह विपक्ष भी मान रहा है, सारा देश का विपक्ष मान रहा है कि उनका नेता राहुल गांधी है, और जनता का विश्वास जो उन्होंने अर्जित किया है पिछले 3 महीने में, मेरे ख्याल से जितना विश्वास उन्होंने अर्जित किया है उससे लगभग 2 गुना विश्वास मोदी जी ने खोया है। और यह जो खोने और पाने की स्थिति है, यह 2024 में आपको साफ साफ दिखने लगेगी कि जो गेन कर रहा है वो न केवल जनता का विश्वास गेन करेगा, बल्कि इस देश के लोकतंत्र की बागडोर को भी गेन करेगा, और जो खो रहा है वो
न केवल अपनी सत्ता खोएगा बल्कि जनता का विश्वास भी खोएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये तय मानिए दोस्तों कि 2024 का चुनाव 2019 वाला नहीं होने वाला है। ये तय मानिए कि 2024 5 साल आगे है और 2023 में जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर कुछ और है। ये तस्वीर 2018 वाली नहीं है, ये तस्वीर 2023 की है और यही आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता यानी कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गिर रही है। ये आज और ये लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो लोगों के बीच लाने वाले हम नहीं हैं, बल्कि वो एजेंसीज हैं जो लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि किसी भी तरह से मोदी जी, उनकी पार्टी उस ग्राफ को ऊपर रखा जाए। और आपने देख लिया कर्नाटक के चुनाव में हमारे अलावा शायद ही कोई और मीडिया हाउस या कोई और था, एक वहाँ कर्नाटक में और एक यहाँ दिल्ली में हम थे जो कह रहे थे कि कर्नाटक में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, वरना सब यही लगे हुए थे कि नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है, किसी भी ढंग से बीजेपी को एज दे रहे थे। और आज भी वही स्थिति है। उसके बाद भी राहुल गांधी का ग्राफ अगर बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, तो किस कदर बढ़ रहा होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और इसीलिए छटपटाई हुई है, परेशान है बीजेपी, और इसलिए हम कह रहे हैं कि राहुल की सजा से अब और भी ज़्यादा बदलती हुई दिखाई दे रही है 2024 की तस्वीर। इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मीनू जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े थे, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और इधर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। बहुत गंभीर दिन